So guys, today is our session number 4 as I told you, and this week by Friday, yes, I think 4 more sessions are there. An entire 100% coverage of the income tax will take place, and from next week I'm going to start with the GST revision. Yes, my dear friends, my plan is today being Monday and next 4 days, set off clubbing, deductions, advanced tax, TDS. Next 4 sessions I'm going to cover about remaining topics. So guys, let's start the show, and if you have any queries or whatsoever, you can put in the chat box. I'll respond whenever I have the time in the class. I'll look at. But now let us start. Guys, capital gains is the 4th lecture or the 4th head in the series of heads. It covers section 45 to 55A. हाँ जी बच्चों, कैपिटल गेन्स 45 से 55A है. बिल्कुल दोस्तों. सैलरी हेड था 15, 16, 17. हाउस प्रॉपर्टी था 22 to 27. बिजनेस प्रोफेशन 28 to 44. 45 to 55A कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस 56 to 59. गाइस, इसमें कैपिटल इनकम्स आती है लाइक एन एसेट, और एसेट से जो इनकम आती है वो होती है रेवेन्यू इनकम, और एसेट को बेचकर एसेट को ट्रांसफर करके जो इनकम आती है वो है कैपिटल. आपको वो मुर्गी और अंडे वाली कहानी याद आएगी. एक मुर्गी होती थी, हर रोज सोने का अंडा देती थी और बड़ा खुश होके वो अंडा वो लेता था हर रोज और उसको बेच आता था. तो वो जो इनकम कमा रहा था अंडे से वो थी इनकम ऑन दी एसेट, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम. लेकिन उसको लालच आया, उसको लगा ये एक अंडे से मेरा काम नहीं चल रहा, तो इतने सारे अंडे होंगे इसके पेट में. उसने मुर्गी को पेट काटा. अनफॉर्चुनेटली मुर्गी के पेट से कुछ नहीं निकला. लेकिन अगर वो मुर्गी को, हाँ, पेट नहीं काटता, मुर्गी को ही बेच देता किसी और को, पता नहीं उसने इसके दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात, तो वो मुर्गी को ही बेच आता, 10, 15, 20, 50 लाख तो मुर्गी के मिल जाते, तो वो कैपिटल इनकम हो जाती. तो गाइस, फर्क देखिएगा. रेवेन्यू इनकम इनकम ऑन दी एसेट है, और एसेट को ट्रांसफर करके एसेट को बेच के जो इनकम आए वो कैपिटल इनकम. रेवेन्यू इनकम्स रेकरिंग होती हैं, कैपिटल इनकम्स वन टाइम आती है. आपने मुर्गी बेच दी, बात खत्म हो गई, अंडे तो हर रोज आ रहे थे. क्लियर है बात. सैलरी रेवेन्यू इनकम है, नोट कर लीजिए. सैलरी इज अ रेवेन्यू इनकम. हाउस प्रॉपर्टी, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ रेवेन्यू इनकम. बिजनेस प्रोफेशन इज अ रेवेन्यू इनकम. कैपिटल गेन्स में कैपिटल इनकम आती है. तो दोनों इनकम टैक्सेबल हैं. गवर्नमेंट बोलती है मकान का किराया भी टैक्सेबल है, मकान बेच दिया तो मकान की इनकम भी टैक्सेबल है. ज्वेलरी को किराए पे दे दिया, उसका किराया भी टैक्सेबल है. ज्वेलरी को बेच दिया, वो भी टैक्सेबल है. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम आती है? मैं आपको बता दूं, चलो. अदर सोर्सेज में ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली रेवेन्यू इनकम्स आती हैं. कुछ इनकम्स कैपिटल वाली अदर सोर्सेज में भी आती. तो मोटा मोटा ये याद रख लीजिएगा, कैपिटल इनकम्स प्राइमरली कैपिटल गेन्स में आती हैं, और सेकेंडरी वाइज या छोटी मोटी कैपिटल इनकम्स अदर सोर्सेज. लेकिन सैलरी प्योर रेवेन्यू, हाउस प्रॉपर्टी प्योर रेवेन्यू, मोटा मोटा आप याद रखिएगा बात, पीजीबीपी प्योर रेवेन्यू. वेयर एज हाँ, कुछ चेंजेस इधर ऊपर गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन प्राइमरली कैपिटल गेन इज फॉर कैपिटल. चार्जिंग सेक्शन 45(1). चार्जिंग सेक्शन 45(1). key words of the charging section is transfer and capital asset. Capital asset is defined under section 2 clause 14. दोस्तों, अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन लागू नहीं होगा. एसेट नहीं चाहिए, कैपिटल एसेट चाहिए, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 214 में. कैप एसेट खरीदने पे कैपिटल गेन नहीं होगा, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होगा, और ट्रांसफर की डेफिनेशन 2 क्लॉज 47. ये दो इंग्रेडिएंट्स जब लागू हो जाएंगे, कैपिटल गेन एक्टिवेट हो जाएगा. जल्दी बोलिए. पहला बोले तो कैपिटल एसेट, दूसरा बोले तो ट्रांसफर. कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बोले तो 214, और ट्रांसफर की डेफिनेशन बोले तो 247, और दोनों हो जाए तो कैपिटल गेन.
अच्छा, मकान ट्रांसफर कर दिया, यस मकान ट्रांसफर कर दिया 20-21 में, और कंसिडरेशन मिला, यस माय डियर फ्रेंड्स 21-22 में। मकान ट्रांसफर कर दिया 20-21 में, कंसिडरेशन मिला 21-22 में। कौन से प्रीवियस ईयर की कैपिटल गेन या कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम में जुड़ेगा गाइस? 2021 में जुड़ेगा। तीसरी अहम बात नोट करिएगा, टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑन ड्यू बेसिस। कैपिटल गेन चार्जेबल होगा ड्यू बेसिस पर। और मैं आपको एक सरल शब्द बोल दूं, ट्रांसफर का मतलब है एसेट का मालिकाना हक चला जाए, एसेट आपसे जुदा हो जाए, वो होता है ट्रांसफर। चाहे सेल हो, एक्सचेंज हो, रेलिंक्विशमेंट हो, सरेंडर हो, एक्सटिंग्विशमेंट हो, डिस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरीके से एसेट आपसे जुदा हो जाए, परमानेंटली मालिकाना हक चला जाए, वो ट्रांसफर होता है। दो हम ट्रांसफर का मीनिंग पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसफर का मतलब है आपसे एसेट परमानेंटली हमेशा के लिए जुदा हो जाए। तो जिस साल एसेट जुदा हो जाए उस साल की इनकम में कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले। कैपिटल गेन ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल। दोस्तों मैं आपसे पूछूं, सैलरी कौन से बेसिस पे था? सर ड्यू और रिसिव व्हिचएवर इज अर्ली। हाउस प्रॉपर्टी सर ड्यू बेसिस। सर लास्ट सेशन में पीजीबीपी करवाया, 145 सेक्शन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपके ऊपर थी, आप कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए या अक्रूरल? यहां अक्रूरल बेसिस है, बाय डिफॉल्ट अक्रूरल बेसिस है। लेकिन यस माय डियर लवली फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर कैपिटल गेन सरकार को दया आ गई और सरकार ने कहा जब मिलेगा जब टैक्सेबल होगा, और वो सेक्शंस लिख लीजिए, आगे जाके बताऊंगा। 45(1)(a) डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट रिसिप्ट बेसिस पर, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड रिसिप्ट बेसिस पर, 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट रिसिप्ट बेसिस पर, 46(2) लिक्विडेशन पे जब एसेट्स मिलती हैं शेयर होल्डर को रिसिप्ट बेसिस, और एक सेक्शन 45(5)(a) जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। पांचों को करेंगे अभी, डोंट वरी। तो दोबारा रिपीट करिए, कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है रिसिप्ट बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर। सर मैं बताओ ड्यू बेसिस पर। ड्यू का मतलब जब एसेट जुदा हो जाए, जुदा का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब 247। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले साल टैक्सेबल नहीं होता, यस सर। 45(1)(a) डिस्ट्रक्शन, 45(2) कन्वर्जन, 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, 46(2) लिक्विडेशन एंड 45(5)(a) यस माय डियर फ्रेंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। आइए एक एक करके काम करें। कैपिटल एसेट का मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी। दोस्तों ये तो डेफिनेशन बड़ी वाइड है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये निम्नलिखित 4 एसेट्स कैपिटल एसेट मानी नहीं जाती। तो जब ये कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, इन पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। पहला, स्टॉक इन ट्रेड फॉर बिजनेस प्रोफेशन। स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप ज्वेलर हैं, अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, अगर आप शेयर्स के ट्रेडर हैं, तो ज्वेलरी की इनकम, शेयर्स की इनकम, लैंड बिल्डिंग की इनकम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, क्योंकि स्टॉक है, वो रेवेन्यू है। समझिएगा मेरी बात, कोई एसेट अपने आप में कैपिटल या रेवेन्यू नहीं होती। आप जिस पर्पस के लिए उसको होल्ड करते हो, उससे पता चलता है। आप जिस पर्पस के एसेट होल्ड करते हो, अगर एसेट को बेचने का काम है तो वो एसेट कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है। जैसे ज्वेलरी इन दी हैंड्स ऑफ ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, ये आपकी ज्वेलरी जो होल्ड करते हैं, ये इनके लिए स्टॉक है। तो स्टॉक इन ट्रेड की इनकम पीजीवीपी। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। लेकिन अगर सिक्योरिटीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करता है, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो सिक्योरिटीज स्टॉक इन ट्रेड होने के बाद भी उसके हाथ में कैपिटल एसेट मानी जाती है। तो दोबारा रिपीट करूंगा, मेरे हाथ में शेयर्स, बोलो बोलो बोलो, स्टॉक इन ट्रेड। एफआईआई के हाथ में शेयर सेबी के हिसाब से स्टॉक इन ट्रेड हैं, लेकिन कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन याद रखिएगा। दूसरी बात, मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, इस्तेमाल करने वाली मूवेबल एसेट्स, एसी, टीवी, फ्रिज घर में लगा रखी है आपने, मूवेबल पर्सनल एसेट्स, आपकी पर्सनल कार, पर्सनल कपड़े, पर्सनल लैपटॉप, यस सारे पर्सनल अप्लायंसेस, सारी पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट नहीं है। लॉजिक क्या है? उनको बेचकर लॉस ही होना है, तो गवर्नमेंट ने उनको मुक्त कर दिया। लेकिन पर्सनल मूवेबल लिखा है,
अगर घर का मकान रहने वाला है वो इमूवेबल है वो कैपिटल एसेट। लेकिन अगेन एक्सेप्शन की एक्सेप्शन प्लस होती है। अगर आपके पास पर्सनल ज्वेलरी है, पर्सनल एंटीक्स है, पर्सनल ड्राइंग्स है, पर्सनल पेंटिंग्स है, पर्सनल स्कल्पचर्स हैं, पर्सनल वर्क ऑफ आर्ट है, ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो कान में झुमका, नाक में नोज रिंग, हाथ में कड़ा, उंगली में अंगूठी या सोने के सिक्के, समझिएगा बात, या कोई ब्रिक या कोई और भी किसी फॉर्म में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स, चाहे पर्सनल हो, क्योंकि इनकी वैल्यू बढ़ती है दोस्तों। तो गवर्नमेंट कितनी चालाकी थे, अपने मुताबिक तोड़ मोड़ रही है चीजों को। कह रही है जी पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन ज्वेलरी क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी, एंटीक्स पुरातन चीजें वैल्यू बढ़ेगी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्ट में वैल्यू बढ़ती हो द पीरियड ऑफ टाइम, स्कल्पचर्स, मॉडल्स हैं कोई वैक्स के, क्ले के, आयरन के, कैपिटल एसेट। आर्ट बिल्कुल कैपिटल एसेट। हाँ जी, एग्रीकल्चरल लैंड, खेती की जमीन, रूरल एरिया ऑफ इंडिया, खेती की जमीन, रूरल एरिया ऑफ इंडिया। तीन बातें याद रखना, खेती की जमीन, रूरल एरिया, इंडिया। एक भी वर्ड हटा दोगे कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो दिल्ली में खेती की जमीन, दिल्ली अर्बन एरिया है, खेती की जमीन कैपिटल एसेट। खिचड़ीपुर गांव में रूरल एरिया है मान लो, वहां पर नॉन खेती की जमीन, एग्रीकल्चर, नॉन खेती की जमीन कैपिटल एसेट है। तो तीन बातें याद रखना बच्चों, एग्रीकल्चर होना चाहिए, लैंड, अच्छा एग्रीकल्चर लैंड पता कैसे चलेगी, जमीन के रिकॉर्ड से, रूरल एरिया प्लस इंडिया। और ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 ऑब्लिक गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर, लिखिए जी, इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। ये मोदी जी स्कीम लेके आए थे, वो वाजपेयी जी स्कीम लेके आए थे, दोनों में ही अपने गोल्ड के बदले में आपको बॉन्ड्स मिलेंगे। तो इन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दोनों ही लालच के रूप में दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा अपना गोल्ड बेचोगे कैपिटल गेन लगेगा, गोल्ड को कन्वर्ट करवा के बॉन्ड्स ले लो, सर्टिफिकेट्स ले लो, बेचोगे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इन चार के अलावा सारी कैपिटल एसेट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अर्बन एरिया की डेफिनेशन 2(1)(a) में है, अर्बन एरिया की डेफिनेशन 2(1)(a) में है। और ये अर्बन एरिया की रेलेवेंस है मेरे बच्चों एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अर्बन एरिया का मतलब क्या, एरिया विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 10,000। यस, अगर ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहां की आबादी 10,000 से ज्यादा है, इस एरिया को माय डियर लवली फ्रेंड्स अर्बन एरिया कहलाया जाता है, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जिसकी आबादी 10,000 से ज्यादा की है। लेकिन अगर यस आबादी 10,000 से ज्यादा की है, 1 लाख तक है, तो हम 2 किलोमीटर एरिया को भी अर्बन एरिया कह लेंगे। अगर आबादी यस माय डियर फ्रेंड्स 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो 1 लाख तक की आबादी है तो हम 2 किलोमीटर तक चले जाएंगे और इस एरिया को भी, इसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। अरे बच्चों, आउटस्कर्ट्स शहरी इलाकों के आसपास जो इलाके हैं उनको भी अर्बन एरिया की डेफिनेशन डाला, क्योंकि आबादी इतनी है तो लोग आउटस्कर्ट्स के एरिया को, आउटस्कर्ट्स के एरिया को भी हम अर्बन एरिया कहते हैं। 2 किलोमीटर, हाँ जी। अगर उस एरिया की आबादी 1 लाख से 10 लाख से ज्यादा की है तो हम माय डियर फ्रेंड्स 2 किलोमीटर के बियॉन्ड 6 किलोमीटर एरिया को भी अर्बन एरिया मान सकते हैं, अगर यहाँ की आबादी हमारी 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा की आबादी है मेरे बच्चों, तो हम, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख से आबादी ज्यादा है तो ये 8 किलोमीटर एरिया को भी लेंगे। तो मोर द पॉपुलेशन मोर द शेयर्स आर बिकमिंग बिग। समझे, लॉजिक समझिएगा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे घर बढ़ता, जैसे बच्चे घर में बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली बढ़ती जा रही है, तो घर में भी हम एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा रूम्स भी डाल लेते हैं छत के ऊपर, एक कोई शेड वेड भी बना लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आबादी खाली 10,000, मिनिमम 10,000 से है, 10,000 से 99,999, तो हम वो एरिया 2 किलोमीटर का एरिया ले लेते हैं। लेकिन 1 लाख से ज्यादा की है, 10 लाख तक की है, तो हम एक्सपैंड कर देंगे 6 किलोमीटर एरिया। तो पहले केस में तो ये अर्बन एरिया था, इस केस के अंदर, सुन रहे मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, दूसरे केस के अंदर ये वाला एरिया भी अर्बन में आ गया, तीसरे केस में ये भी अर्बन में आ गया, फोर्थ केस में ये भी आ गया। तो मोर द पॉपुलेशन more we are increasing the size of the urban area, and the area which is not an urban area is a rural area. So rural area not covered in, लिखिए, not covered in under section 2(1)(a, rural area not covered in 2(1)(a), वो रूरल है।
हाँ जी, मैंने बोला ना, आपसे एसेट जुदा हो जाए वो होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मीनिंग सेल, बिक्री, एक्सचेंज, अदला बदली। रेलिंक्विशमेंट मतलब सरेंडर, आपने ऐसे सरेंडर कर दी किसी को। हाँ जी। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, एसेट डिस्ट्रॉय हो गई। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, सरकार ने जबरन एक्वायर कर ली। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड, ये करेंगे अभी 45(2) सेक्शन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ जी, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर 53 ऑफ ट्रांसफर। सलमान खान ने चाबी पकड़ा दी मकान की शाहरुख खान को। सलमान खान ने चाबी पकड़ा दी शाहरुख खान को, शाहरुख खान ने पैसे दे दिए सलमान खान को। हाँ जी, और यस, शाहरुख खान ने अपने नाम पे अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई, एक एग्रीमेंट टू सेल पावर अटॉर्नी ले ली है बस। दोबारा रिपीट करें, सलमान खान ने चाबी पकड़ा दी मकान की शाहरुख खान को, शाहरुख खान ने पैसे दे दिए सलमान खान को, सेल डीड पक्का काम नहीं किया है, एग्रीमेंट टू सेल पावर अटॉर्नी ले ली है, हमने मान लिया, सलमान खान के हाथ में ट्रांसफर हो गया, पोजेशन गई, मकान गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांजेक्शन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इनेबल्स एंजॉयमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आप में से बहुत लोग फ्लैट्स में रह रहे होंगे, फ्लैट्स में जो मेंबरशिप लेते हैं ना सोसाइटी की, ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो ओनर, डीम्ड ओनर। लेकिन जैसे ही आपने वो अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करी, फ्लैट ट्रांसफर हो गया। फ्लैट ट्रांसफर नहीं होता सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में मेंबरशिप ट्रांसफर होती है। तो द एक्ट ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन द मेंबर ऑटोमेटिकली लीड्स टू ट्रांसफर। आपको कैपिटल गेन उस फ्लैट की इनकम पे देना पड़ेगा। और मेच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसपे एनुअल ब्याज नहीं होता। तो इस पे एक डाउट आता था कि इसकी मेच्योरिटी पे तो आपने पैसा दिया वापस मिल गया, लेकिन बाबा इसमें आपको अच्छा पैसा मिलता है ना। 8,000 रुपए पे इशू हुए थे, आपको 12,000 रुपए मिले 10 साल के बाद। तो ये 4,000 रुपए जो आपको मिले हैं ना, ये ट्रांसफर माने जाते हैं। आप बोले मेरे तो पैसे थे, पैसा वापस आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा भी तो आ रहा है ना। तो जो मेच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड है ना, इसको ट्रांसफर माना गया है। दोस्तों, वो एक गाना ना, छोटा बच्चा समझ के ना टकराना रे, है ना। तो कैपिटल एसेट भी ऐसी होती है, एक छोटी कैपिटल एसेट्स और एक बड़ी कैपिटल एसेट्स। सर ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा। तो कैपिटल गेन में 4 स्टेप्स है, नोट कर लीजिए। कैपिटल गेन में 4 स्टेप्स है, नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट करवा रहा हूं। पहला स्टेप, डिटरमिन वेदर देयर इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, whether there is a capital asset or not. Step 1. हाँ जी। Step 2, determine whether transfer has taken place or not. Determine whether transfer has taken place or not. So first step, my dear friends, determine whether there is a capital asset or not. दूसरा, determine there is a transfer or not. Third, determine वो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, जो मैं बताने वाला हूं अभी। कैपिटल एसेट की परिभाषा बोले तो 214, ट्रांसफर की डेफिनेशन बोले तो 247, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी बताऊंगा। और चौथा स्टेप, कंप्यूटेशन, कंप्यूट करना है गेन। दोस्तों 4 स्टेप का बड़ा सिंपल प्रोसेस। सैलरी का स्टेप क्या था? ग्रॉस सैलरी 9 आइटम्स माइनस सेक्शन 16। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के स्टेप जीएवी, एनएवी, 24A, 24B, बहुत सिंपल गाइस। पीजीबीपी के स्टेप्स, ग्रॉस पीजीबीपी माइनस एक्सपेंसेस, टैक्सेबल पीजीबीपी। लेकिन यहां पर टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालने के लिए 3 स्टेप्स पहले आपको चेक करने पड़ेंगे। क्या आपके पास कैपिटल एसेट है? क्या आपने ट्रांसफर किया? क्या शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म था? अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पहले सीख लें, फिर मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। गवर्नमेंट कहती है सारी कैपिटल एसेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। इसको बोलेंगे कैटेगरी 1, इसको बोलेंगे कैटेगरी 2, इसको बोलेंगे कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में यस लिस्टेड सिक्योरिटीज आएंगी। लिस्टेड सिक्योरिटीज में मेरे बच्चों बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, लिखो बीडीएस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं आएगा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इधर आएगा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इधर आएगा। लेकिन कुछ यूनिट्स कैटेगरी 1 में आएंगे। कौन से सर? यूनिट्स ऑफ यूटीआई। सर यूटीआई क्या है? गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड। यूटीआई है गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड, तो उसके अगर यूनिट्स हैं तो वो कैटेगरी 1। सर ईओएमएफ, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, इसमें आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं। ये 65%। हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ आइडिया हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये यूनिट्स इशू। अच्छा एक बात और बता दूं, ये सेशंस जो हैं
उनके लिए ज्यादा लाभदायक होंगे जिन्होंने कैपिटल गेन्स पढ़ रखा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आपने पढ़ रखा है या कुछ आधा पौना भी पढ़ रखा है तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो तो पहले एक बार अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आपने मुझसे पढ़े हैं किसी और टीचर से पढ़े हैं, वो लेक्चर्स पूरे कर लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। तो दीज सेशंस आर टू ब्रश अप, आर टू रिवाइज, आर टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड टू टेक योर अमेंडमेंट्स। So I'm please assuming that you have watched the full lectures, whether you've taken the classes from me or some other teacher, doesn't make any difference, but these are a way to refresh and to memorize the things. ये बात याद रखिएगा। तो बच्चों, यूटीआई है सरकारी म्यूचुअल फंड, और सरकारी के अलावा कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होती है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा आगे 65% इक्विटी शेयर्स में लगता है, उसके यूनिट्स हैं। अच्छा, फिर ये कौन से हो गए? डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी 3 और जीरो कूपन बॉन्ड्स यहां पर आए। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर बेटा इक्विटी हो प्रेफरेंस हो सारे इधर आएंगे, और लैंड और बिल्डिंग सेकेंड कैटेगरी में आएगी। लैंड और बिल्डिंग सेकेंड कैटेगरी। इसके अलावा ज्वेलरी, यस, अदर कैपिटल एसेट, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, हाँ अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर, अदर कैपिटल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, नो हो पेटेंट कॉपीराइट्स। यहां पर पहले केस में कैटेगरी 1 में 12 महीने होल्डिंग पीरियड, अप टू 12 महीने बेचने और खरीदने का डिफरेंस, 12 महीने शॉर्ट टर्म, बेचने का डिफरेंस 12 महीने से ऊपर 1 साल के बाद बेचा लॉन्ग टर्म, 24 महीने तक होल्ड करो हाँ तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म। यानी कि लॉन्ग टर्म बनाने की अवधि सबसे कम है कैटेगरी 1 में, फिर कैटेगरी 2 में, फिर कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, यहां पर लॉन्ग टर्म का बेनिफिट 36 महीने के बाद। सर पहले केस में तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट 12 महीने के बाद है वहां पर गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, लॉन्ग टर्म जल्दी बना रही है। लॉन्ग टर्म से फायदा क्या मिलेगा अब आपको समझ आएगा। चौथा स्टेप, 4 स्टेप्स बोलो जल्दी से। पहला, कैपिटल एसेट है या नहीं, ट्रांसफर हुआ है या नहीं, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। चौथा, माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटेशन। आइए, अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो फॉर्मूला ये लगाइएगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है तो फॉर्मूला ये लगाइएगा। 3 डिडक्शंस आपको मिलेंगी। ये पहले नाम को मैं बोल रहा हूं एफवीसी, जो आपने एसेट बेची है उसका बदले में, बेची और ट्रांसफर करी हो, जो भी बदले में मिला, गाइस आई कॉल इट एफवीसी। एफवीसी से माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको आप ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, ट्रांसफर करने के लिए जो आपने खर्चा किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीओए, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सीओआई। गाइस सैलरी चैप्टर में 3 डिडक्शंस थी, 16(1)(a), 16(2), 16(3). हाउस प्रॉपर्टी में 3 डिडक्शन थी, 24(a), 24(b) म्युनिसिपल टैक्स। कैपिटल गेन में भी 3 डिडक्शन, 3 का तिकड़म सरकार को बड़ा पसंद है। पहला, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेचने के लिए डीलर को कोई पैसे दिए है ना, कोई कमीशन दिया वो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदी, अरे भाई सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस है ना, लेकिन हम सेलिंग प्राइस की जगह ट्रांसफर कंसिडरेशन लिखते हैं, परचेज प्राइस की जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कह लीजिए। और इंप्रूवमेंट का मतलब है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, खरीदने के बाद अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो माइनस होगा। तो दोबारा रिपीट करो, एफवीसी माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर माइनस सीओए माइनस सीओआई। अगर पॉजिटिव फिगर आया यू कॉल इट शॉर्ट टर्म गेन, और नेगेटिव फिगर आया यू कॉल इट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सेम टू सेम फॉर्मूला माय डियर लवली फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में है, एफवीसी फुल वैल्यू। फुल वैल्यू क्यों भैया? ड्यू बेसिस पे होता है, थोड़ा मिले ज्यादा मिले पूरा टैक्सेबल होगा। माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस वही ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, माइनस आईसीओए आईसीओआई, और पॉजिटिव फिगर आया लॉन्ग टर्म गेन, नेगेटिव फिगर आया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। दोस्तों फर्क देखना, यहां पर कॉस्ट इंडेक्स हो गई है, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट भी इंडेक्स हो गई बच्चों और इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स हो गई। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट कॉस्ट पे लेके आना। गाइस सोचिए देखिएगा, 1990 का मकान है और आज 2020 में बेचा। 1990 में खरीदा था, 1990 में खरीदा था 1 लाख का, 1 लाख का, और आज 2020-21 में बेच रहे हो 50 लाख का। तो आप बोलोगे सर बंदे को तो 49 लाख का गेन आया,
लेकिन सर दिखने में 49 का आया है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए 1990 के अगर आज कहीं लगाए हुए होते, उसी दिन से लगाए हुए होते, शायद आज 20-25 लाख के इक्वल होते। तो गेन हम क्या करेंगे, एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ कंपेयर करते हैं। बात समझिएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट कॉस्ट पे लेके आना इज नोन एज इंडेक्सेशन। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी असलियत की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये इंडेक्स नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, वैसे मैंने यहाँ पर शायद नोट्स में दिए हुए भी हैं, एक सेकंड में चेक कर, ये इंडेक्स नंबर्स है। तो जिस साल एसेट खरीदी उसके CII से डिवाइड करिए। अगर आपने 9-10 में खरीदी 148 से डिवाइड करिए, 11-12 में खरीदी 184 से डिवाइड करिए, अगर 20-21 में खरीदी और 20-21 में बेच दी तो शॉर्ट टर्म ही होना है। अगर आपने 2001-2 में खरीदी 100 से डिवाइड करिए, सर पहले खरीदी 100 से डिवाइड करिए, 95-96 में खरीदी 100 से डिवाइड करिए, तो ये बेस ईयर है माय डियर फ्रेंड्स, ये बेस ईयर है इंडेक्स का। तो बेस ईयर से पहले एसेट ली है तो बेस ईयर से डिवाइड होगा, और जिस साल एसेट बेची है 20-21 याद रखिएगा 301, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है देना वो क्वेश्चन सेटर देना भूल जाए। तो बेस ईयर का 100 वो याद रहेगा, और जिस साल एसेट बेची है 301। देखिए हमने यही किया, जिस साल एसेट खरीदी है उसको डिवाइड कर दिया CII से, CII फाइनेंशियल ईयर हेल्ड और फाइनेंशियल ईयर 1-2 व्हिचएवर इज लेटर, और जिस साल एसेट बेची है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंप्रूवमेंट का देखिए CII का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ, ये ICOI है का फॉर्मूला, सॉरी ICOI का फॉर्मूला देखिए मेरे प्यारे बच्चों। हमने सबसे पहले क्या किया, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, जितनी की भी आपने इंप्रूवमेंट करी, इनटू CII फाइनेंशियल ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस साल इंप्रूवमेंट करी वो डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर एसेट आपने, अगर एसेट आपने 1401 से पहले के लिए, एसेट आपने, एक सेकंड बच्चों, 1401 से पहले के लिए मैं यहां पर लिखवा देता हूं, एसेट अगर आपने 1401 से लिए पहले, एफ कैपिटल एसेट लिखना जरा, एक्वायर्ड बिफोर 1401, 3 अहम बातें हमेशा याद रखना। अगर कैपिटल एसेट 1401 से पहले लिए, पहली बात बेटा डिवाइड बाय CII ऑफ 100, डिवाइड बाय CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1-2 दैट इज 100, तो डिवाइड तो बेटा 100 से ही होगा, इसमें तो दो राय नहीं। दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है एक ऑप्शन देंगे हम आपको, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401 कैन बी टेकन इफ हायर देन COA, if higher than COA, fair market value, yes my dear friends, fair market value of 1401 can be taken if higher than COA। और तीसरी बात मेरे बच्चों, तीसरी बात इंप्रूवमेंट, 3 बातें गांठ बांध लो, इंप्रूवमेंट बिफोर 1401 इग्नोर्ड, 3 बातें गांठ बांध लो। अगर कैपिटल एसेट 1401 से पहले आई है तो CII 100 से डिवाइड होगा, मार्केट वैल्यू की ऑप्शन मिलेगी। इसमें एक बदलाव आया है, ये बदलाव अभी नहीं बताऊंगा, ये मेजर बदलाव आया है, मेजर अमेंडमेंट आई है, इसको थोड़ा सा देर के बाद बताऊंगा, दोबारा से मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी मेरी बात समझिए। अगर कैपिटल एसेट 1401 से पहले एक्वायर करिए 100 से डिवाइड करिएगा, मार्केट वैल्यू का ऑप्शन लीजिएगा, और 1401 से पहले की इंप्रूवमेंट को भूल जाइए, आपने करी है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो भी इंप्रूवमेंट लेनी है ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1401 लेनी है, 1401, तो जो भी इंप्रूवमेंट लेनी है ऑन और आफ्टर 1401। अच्छा, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सेशन होती है शॉर्ट टर्म की, बताइएगा दोस्तों, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सेशन होती है शॉर्ट टर्म की इंडेक्सेशन होती है, बताइएगा दोस्तों, इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म की होती है शॉर्ट टर्म की होती है, प्लीज बताइएगा, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सेशन होती है शॉर्ट टर्म की इंडेक्सेशन होती है? जी हाँ, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सेशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जिनकी इंडेक्सेशन नहीं होगी, लॉन्ग टर्म होने के बाद भी। हाँ जी, लॉन्ग टर्म होने के बाद भी। सर बताओ कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं, आइए जरा, यहां पर हमने दिया था एक पॉइंट,
की इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। आइए, बॉन्ड्स की इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डिबेंचर्स की इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन बॉन्ड्स में दो बॉन्ड्स की, एक जेम्स बॉन्ड और एक उसकी वाइफ। क्या कह रहे हो सर? अरे मजाक कर रहा हूं। एक कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और एक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, दोनों की इंडेक्सेशन करेंगे। तो बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन नहीं होती, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर दो बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स, इन दोनों की इंडेक्सेशन होगी। तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन प्लस हो जाता है और डिबेंचर की इंडेक्सेशन नहीं होगी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये स्पेशल केसेस हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये स्पेशल केसेस हैं कैपिटल गेन के। वैसे कैपिटल गेन इतना ही है, बाकी हम जो भी अब कैपिटल गेन में करेंगे वो उसकी तब्दीलियां या फॉर्मूला को चेंज करेंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी, एनएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी, काम खत्म। उसके बाद प्रॉपर्टी लेट आउट है, पार्टी लेट आउट है, पार्टली वेकेंट है, फुली वेकेंट है, ये काम करते हैं ना। तब कैपिटल गेन में भी बुनियादी तौर से चार काम करने। पहला कैपिटल एसेट है, दूसरा ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और चौथा फॉर्मूला लगा दिया। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर फॉर्मूले को मॉडिफाई किया जाएगा। अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये वाली इंटेंजिबल एसेट्स, और ये सेल्फ जनरेटेड है, खुद डेवलप करी है, तो कॉस्ट ले लेंगे निल, कॉस्ट ले लेंगे निल। जैसे गुडविल ऑफ द बिजनेस, ट्रेडमार्क ऑफ द बिजनेस, टेनेंसी राइट्स, स्टेज कैरेज परमिट्स, रूट परमिट्स, लूम आवर्स, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यहां पर वर्ड प्रोफेशन डाल दीजिए, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन अगर परचेज किए हैं तो परचेज प्राइस। एक बात याद रखना, मार्केट वैल्यू मैंने बोला था 14001 से पहले मिलती है, लेकिन यहां नहीं मिलती, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इंडेक्सेशन भी नहीं होगी, नो इंडेक्सेशन। अगर सेल्फ जनरेटेड है, कॉस्ट निल है, इंडेक्सेशन नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर माय डियर फ्रेंड्स परचेज है तो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक इंडेक्सेशन होगी। एक बात याद रखना, यहां पर वर्ड है गुडविल ऑफ द बिजनेस। अगर गुडविल ऑफ द प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सोच के देखिएगा। गुडविल ऑफ द बिजनेस वर्ड है, वो सेल्फ जनरेटेड है, तो उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। लेकिन गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन क्वेश्चन मार्क दोस्तों, वो इनडिटर्मिनेट है। यहां पर लॉ में अब अमेंडमेंट आ गई है असेसमेंट ईयर 22-23 से, लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 रेलेवेंट फॉर यस माय डियर फ्रेंड 2021 एग्जाम्स। तो गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन में एक नाम, हम एक नोट लिखाएंगे कि अंडर सेक्शन 55 देयर इज नो एक्सप्रेसली मेंशन दैट गुडविल ऑफ द प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड हो तो निल है, इनडिटर्मिनेट है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए डिटरमिन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चलिए, अगर आप कंपनी से शेयर्स परचेस करते हैं तो कॉस्ट क्या होगी भाई, जो कंपनी को दी अलॉटमेंट के लिए। तो कंपनी से कब परचेस करते हैं, आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ कंपनी से जब लेते हैं, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। तो जो कंपनी को दिया है अलॉटमेंट के लिए 10 रुपए शेयर, 20 रुपए शेयर, 30 रुपए शेयर। और सर डेट ऑफ परचेस क्या होगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट। डेट ऑफ परचेस क्या होगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो लाजमी है इंडेक्सेशन भी कहां से होगा, प्रीवियस ईयर अलॉटमेंट से। अगर ब्रोकर से और मार्केट से शेयर परचेस करें, एनएससी बीएससी से, माय डियर फ्रेंड्स, एनएससी बीएससी से, तो जो आपने ब्रोकर को पैसे दिए, मार्केट वैल्यू हो गई ना, मार्केट वैल्यू पर शेयर प्लस ब्रोकरेज। लेकिन बेटा याद रखना, एसटीटी की डिडक्शन नहीं है, एसटीटी की डिडक्शन नहीं है। एसटीटी की डिडक्शन बिजनेस वालों को है, जो ट्रेडर कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उसको एसटीटी की डिडक्शन नहीं है। यहां पर बात लिखवाई थी, नो डिडक्शन ऑफ एसटीटी, चाहे परचेज पे दो या सेल पे दो। तो एसटीटी की डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल गेन से नहीं है, एसटीटी की डिडक्शन कैपिटल गेन से नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ परचेज क्या होगी सर, अरे बेटा ये जिस दिन ब्रोकर ने शेयर परचेज की उसके बिल में लिखी होगी डेट ऑफ ब्रोकर नोट। ब्रोकर का पास आपको ईमेल के थ्रू नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसको कहते हैं, उसमें लिखा होगा डेट ऑफ परचेज। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा होगा कि भाई आपने 100 शेयर रिलायंस के ब्रोकर ने इस दिन लिए, तो वो डेट ऑफ ब्रोकर नोट। तो डेट ऑफ ब्रोकर नोट जिस दिन आपने परचेज किया वही, वहां से इंडेक्सेशन हो जाएगी। अगर राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, राइट शेयर्स आपको ऑप्शन दी जाती है, सस्ते में शेयर्स मिलेंगे, आपने ले लिए, तो जो कंपनी को पैसा दिया सस्ता वाला लेस प्राइस, वही आपका परचेज प्राइस है।
और अलॉटमेंट ही आपकी डेट ऑफ परचेज है, वहां से इंडेक्सेशन होगी। राइट ऑफर रिनाउंस, आपने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, राइट ऑफर आया तो है, मेरा पैसा लगाने का मन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, नहीं है मन, आपने लेटर को रिनाउंस कर दिया, लेटर को सेल कर दिया किसी को फॉर कंसिडरेशन। अच्छा दोस्त आया, लेटर को मुफ्त में दे दिया, फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन लेटर को बेच दिया 1000-1500 रुपए में, तो गवर्नमेंट के सारा का सारा शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। क्यों? कॉस्ट नहीं ले। अच्छा, अगर आपने राइट ऑफर का लेटर मुफ्त में दे दिया किसी को, सारा शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। अच्छा, जिसने आपसे राइट ऑफर परचेस किया है सर, उसकी डबल कॉस्टिंग हो गई। पहले तो वो लेटर परचेस करेगा, फिर कंपनी को पैसा देगा, तो उसकी डबल कॉस्टिंग है। ये लिखा है, अमाउंट पे टू द सेलर दैट इज मी एंड टू द कंपनी फॉर अलॉटमेंट, कंपनी फॉर अलॉटमेंट। अच्छा, उसकी डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ अलॉटमेंट, वहां से इंडेक्सेशन होगी। अगर बोनस शेयर्स या कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी मिला, तो कॉस्ट तो लाजमी है, नील है भाई, आई डिडंट पे एनीथिंग। लेकिन दोस्तों अलॉटमेंट बोनस की अगर 1401 से पहले हो गई है, अलॉटमेंट बोनस की 1401 से पहले हो गई है, तो एक ग्रे एरिया, लकूना, एक अनइंटेंडेड बेनिफिट आप ले सकते हो, क्योंकि सर ने पढ़ाया था अभी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाई। कॉस्ट तो नील है, मार्केट वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको कॉस्ट में डाल दीजिएगा, तो आपने पैसे पे किए नहीं है बोनस के लिए और आपको कॉस्ट मिल जाएगी वहां से ही। यस, डेट ऑफ अलॉटमेंट आपकी जो होगी वहां से इंडेक्सेशन भी कर लीजिएगा। और कोई अदर कैपिटल एसेट है जो ऊपर केसेस में नहीं है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेनी है, और ये मैं पहले बता चुका हूं। मार्केट वैल्यू अगर 1401 से पहले की है, अगर 1401 से पहले खरीदी है, तो 1401 को मार्केट वैल्यू ले सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा लगे। बिल्कुल सही। आइए दोस्तों, सीए एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे क्या? नहीं, सीए एग्जाम्स, बिंकू यार सीए एग्जाम्स के बारे में आइडिया नहीं है, बोल रहे हैं जुलाई में होंगे, लेकिन सिचुएशन कंड्यूसिव है नहीं अभी, तो वही वाली बात है, सब वेट एंड वॉच गेम, मेरे बच्चों वेट एंड वॉच गेम खेल रहे हैं। मैंने ये बोला आप 30 जून तक अपनी तैयारी करके रखिए, देखो चांसेस 80% है होने की, लेकिन यू नो वेव्स हैं, अलग अलग कुछ हो रहा है। मैं तो यही बोलूंगा वेट एंड वॉच, आप अपना काम करके रखिए, सीधी सी बात है। 30 जून तक आप अपनी तैयारी करके रखिए, बाकी देखा जाएगा। लेकिन सिचुएशन अभी टेम्परेरली तो संभल गई है, लेकिन 1.5 लाख केसेस अभी आ रहे हैं और कम हो जाएंगे नेक्स्ट 15 डेज में। बट यू नो वी कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, तो अपना कंट्रोल अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, डरो मत, बस चलिए वेट एंड वॉच। चलिए सेक्शन 55 इंप्रूवमेंट में मैंने आपको बता दिया, अगर ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं इनकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है। लिखिए बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स की इंप्रूवमेंट नहीं होती है। लिखिए, इंटेंजिबल एसेट्स की इंप्रूवमेंट कॉस्ट नील होती है, चाहे इंटेंजिबल एसेट खरीदी गई हो, इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड नहीं लेनी। और अदर कैपिटल एसेट की इंप्रूवमेंट कॉस्ट वो मैं बता ही चुका हूं, 1401 ऑनवर्ड्स, अगर 2001-2 से पहले की इंप्रूवमेंट है वो लेनी नहीं है। तो रिकैप करो, सबसे पहला काम कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट होनी चाहिए, 2 क्लॉज 14, कैपिटल एसेट में 4 कैपिटल एसेट्स को हटा दिया जिनको कैपिटल एसेट नहीं माना। दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर का मतलब एसेट जुदा हो जाए। तीसरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 3 कैटेगरी में, कहीं 12 महीने, कहीं 24 महीने, कहीं 36 महीने। फिर 2 फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, 3 डिडक्शन थी दोनों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईसीओ ए और आईसीओ आई। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस की हम बात कर रहे हैं, बस कैपिटल गेन कुछ है ही नहीं। और मतलब मुझे ये कैपिटल गेन हेड ना फ्रैंकली बोले ना बहुत इजी लगता है, फ्रैंकली बोले मुझे बहुत इजी लगता है। आपकी क्या राय है? क्या ये हेड आपको इजी लगता है या ये हेड आपको हेड में पेन कर देता है? प्लीज बताइएगा, प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा, आपकी राय सुनने में बहुत मजा आएगा, आपका ओपिनियन सुनने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस, ये कुछ और केसेस हैं। सेक्शन 45(1)(a), ध्वस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त आपकी एसेट हो गई, नेचुरल डिजास्टर के कारण, रायट्स के कारण, दंगे, एक्सीडेंटल फायर या दुश्मन का वार। दोस्तों ये पहली एक्सेप्शन है जहां पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है रिसिप्ट बेसिस पर, जहां कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है रिसिप्ट बेसिस पर। जब मुआवजा आपके हाथ में आएगा उस साल टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द क्रिएस ईयर रिसिप्ट। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन में चेंज नहीं करना, टैक्सेबिलिटी डिलेड है, क्योंकि कैलकुलेशन वही जब आपने परचेज किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन।
एफवीसी क्या, कंसिडरेशन क्या लोगे, अरे बेटा मुआवजे का अमाउंट मनी प्लस अगर कोई एसेट मिल गई तो उसकी मार्केट वैल्यू, और इंडेक्सेशन कहां से, प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैंने पहले ही बोल दिया प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो एसेट डिस्ट्रॉय हो गई 15-16 में, तो 15-16 तक ही होल्डिंग पीरियड, 15-16 तक ही इंडेक्सेशन, लेकिन 15-16 में टैक्स नहीं देना, टैक्स जब देना जब मुआवजा मिले। तो कैलकुलेशन में चेंज नहीं है इन केसेस में, टैक्सेबिलिटी में चेंज है, डिले कर देंगे टैक्सेबिलिटी जब तक कंपनसेशन नहीं मिले, याद रखिएगा। 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड, लोग बड़े चालाक हैं, वो ना एक गाना ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये घर का झुमका है जो दुकान में आपने रख दिया है, यानी कि स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। सर क्यों किया, इसके पीछे साजिश क्या है दोस्तों, इसके पीछे साजिश ये है कि आपको पता है स्टॉक की इनकम बिजनेस में जाती है, तो आपने जानबूझ के 1 लाख की एसेट जो आपने ज्वेलरी खरीदी थी उसको 10 लाख की वैल्यू, जिस दिन मार्केट वैल्यू थी, कन्वर्ट किया और 12 लाख में बेच दिया। आप चाह रहे हो 10 और 12 का डिफरेंस टैक्सेबल हो जाए, तो आपने मार्केट वैल्यू जिस दिन थी 10 लाख उस दिन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो घर की जमीन प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस की जमीन में कन्वर्ट कर दी, घर की ज्वेलरी आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दी। गवर्नमेंट कहते हैं जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसिडरेशन मान ली जाएगी, और टैक्सेबल होगा कब, जब प्रीवियस ईयर ऑफ सेल ऑफ एसआईटी। ये सेकेंड एक्सेप्शन है, सेकेंड एक्सेप्शन है कि जहां पर कन्वर्ट किया उस दिन तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जब कन्वर्टेड एसेट बेची उस साल टैक्सेबल होगा। और होल्डिंग पीरियड क्या होगा, जब आपने वो ज्वेलरी परचेज करी थी, जब आपने कन्वर्ट किया। दोस्तों गांठ बांध के अपने ना साथ रख लो, 45(1) में ट्रांसफर का मीनिंग बोले तो डिस्ट्रक्शन, 45(2) में ट्रांसफर का मीनिंग बोले तो कन्वर्जन। भैया गांठ बांध लो, प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में कभी बदलाव नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। 108 बार बोलो, प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। वो ट्रांसफर कहीं जगह कन्वर्जन होगा, कहीं जगह डिस्ट्रक्शन होगा। होल्डिंग पीरियड गांठ बांध लो, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर। दोबारा बोलो, इंडेक्सेशन प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, 108 बार करना, प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर। और बेटा होल्डिंग पीरियड डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन टैक्सेबिलिटी 99% केसेस में प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर में है, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर ट्रांसफर में नहीं, वहां छोड़ देते हैं। टैक्स जब लगाते हैं जब प्राप्त होता है, हाथ में कंपनसेशन आता है। तो ऐसे 45(2) में घर का झुमका दुकान में लटका दिया, तो जब लटका दिया कैपिटल गेन तो लग गया, लेकिन टैक्सेबल जब होगा जब वो झुमका दुकान से बिका। सो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड, टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन है, होल्डिंग पीरियड डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ कन्वर्जन, इंडेक्सेशन प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ईयर। और अगर पीजीबीपी आएगा अगर सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ये लिख लेना, पीजीबीपी आएगा अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन एफएमपी, जितना ज्यादा है उतना पीजीबीपी आएगा। तो सेलिंग प्राइस आएगा अगर पीजीबीपी आएगा अगर सेलिंग प्राइस एफएमपी से ज्यादा है। चलिए, डीमैट शेयर्स, डीमैट अकाउंट है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, इसमें आपके सिक्योरिटीज आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। और डीमैट अकाउंट दो जगह खुलते हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके लिए डीमैट अकाउंट खोलता है, डीपी तो बैंक है, ब्रोकर है। अब प्रॉब्लम क्या है, डीमैट के अंदर जब शेयर्स आते हैं वो फंजिबल हो जाते हैं। फंजिबल, फंजिबल का मतलब उनकी आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है। जैसे 1 किलो चीनी एक संदूक में, कुंड में डाली, फिर 1 किलो चीनी डाली, फिर 1 किलो चीनी डाली, फिर 1 किलो चीनी डाली, और फिर 1 किलो चीनी डाली, टोटल चीनी कितनी, 5 किलो। अब आपकी मम्मी ने कहा बेटा 1.5 किलो चीनी वो निकाला जो सबसे पहले डाली थी। अब तुम दिमाग खुजलाने लग जाओगे, मम्मा ये कैसे पॉसिबल है, 1.5 किलो चीनी जो सबसे पहले डाली थी, आइडेंटिटी मर्ज हो गई। एक और एग्जांपल, 1 लीटर दूध भिगोने में डाला, फिर 1 लीटर दूध भिगोने में डाला, 1 लीटर दूध भैंस का डाला उसमें पहले डाले गाय का दूध, फिर बकरी का दूध, फिर भैंस का दूध। अब मम्मी कह रही बेटा इसमें से बकरी का दूध निकाल ला। अब कैसे निकाल लोगे बकरी का दूध, वो तो मर्ज हो गया। तो ऐसे ही जब 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, 3 बार 300 शेयर राइस के हो गए।
अब ब्रोकर को ये नहीं कह सकते कि भाई पहले में से 80 बेच दे, दूसरे में से 20 बेच दे, तीसरे में से 40 बेच दे, क्यों? आइडेंटिटी मर्ज हो गई। लेकिन बेटा फिर कैपिटल गेन कैसे लगेगा? तो गवर्नमेंट कहते हैं फीफो बेसिस। तो डीमैट सिक्योरिटीज पर फीफो बेसिस लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 300 में से अगर हमने 250 बेचे हैं तो पहला वाला 100 का 100 बिक गया, दूसरा वाला 100 का 100 बिक गया, और तीसरे लॉट में 50 शेयर बेचे। अगर खाली 80 शेयर बेचे तो पहले लॉट में से जाएंगे, तो उस पहले लॉट का डेट ऑफ परचेस, उस पहले लॉट का कॉस्ट ऑफ परचेस वो आपको पता होगा। तो हम ये मानेंगे कि 1 लीटर पहले बकरी का दूध था, फिर 1 लीटर भैंस का दूध था, फिर 1 लीटर गाय का दूध था। आपने 1.5 लीटर निकाला, हम ये मानेंगे पहले हमने बकरी डाली थी ना, तो पहले 1 लीटर बकरी का दूध निकला, फिर वो आधा लीटर भैंस का निकला, क्योंकि सेकेंड हमने भैंस माना है। चाहे वो मर्ज हो गया है, लेकिन हमें इजी करने के लिए, कैपिटल गेन निकालने के लिए फीफो लगाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 45(3) दोस्तों, आप, मैं और आपने एक मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई। यस, मैं और मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। मैं तो कैश दे रहा हूं एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आप लोगों ने कुछ कैपिटल एसेट दी है। गवर्नमेंट कहती है आप लोगों को कैपिटल गेन देना पड़ेगा। क्या क्यों देना पड़ेगा? मेरी फर्म है, मैंने अपनी फर्म को एसेट दी है, लेकिन तुमसे तो जुदा हो गई। फर्म एक अलग एंटिटी है। सर फर्म अलग एंटिटी है, क्या बात कर रहे हो? सेपरेट एंटिटी कैसे हो गई? अरे बेटा, इनकम टैक्स में फर्म और पार्टनर अलग अलग माने जाते हैं। इनकम टैक्स में फर्म और पार्टनर अलग अलग माने जाते हैं। तो इसलिए अगर पार्टनर अपनी कैपिटल एसेट फर्म को देता है, या मेंबर अपनी एसेट एओपीबीवाई को देता है, तो बिजली गिरी किस पर? पार्टनर पे या मेंबर पे। आइए, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू फर्म एओपी, कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर और द मेंबर, किस साल? ट्रांसफर। ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तो खाली 2 ही आए थे। 45(1) डिस्ट्रक्शन, जब कंपनसेशन मिलेगा, जब टैक्स होगा। 45(2) झुमका दुकान में लगाया रे, है ना, तो वो जो झुमका बिका रहे। बाकी तो जब ट्रांसफर। इसमें अहम बात जो आपको बतानी है ना, वो एफवीसी क्या होगी, कंसिडरेशन क्या होगी पार्टनर मेंबर के हाथ में? बुक वैल्यू, बुक्स में जो रिकॉर्ड की गई है। मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, बुक वैल्यू लेनी। और फिर डेट ऑफ होल्डिंग पीरियड क्या? बेटा जब पार्टनर ने खरीदी थी, पार्टनर ट्रांसफर करी। इंडेक्सेशन कब से? पार्टनर ने जब खरीदी थी वहां से, जब पार्टनर। इसमें याद करने वाली बात क्या थी? बुक वैल्यू, रिकॉर्डेड वैल्यू। जिस अगर 5 लाख की एसेट है, फर्म ने 50 पे रिकॉर्ड करी है, 50 लाख। अब उल्टी गंगा बह रही है। 45(4) के अंदर क्या हुआ है? कैपिटल एसेट फर्म पार्टनर को दे रही है, एओपीबीवाई मेंबर को दे रही है। कब? डिसोल्यूशन और अदरवाइज। डिसॉल्व भी हो गई, पार्टनर्स को एसेट बांटी जा रही है, या अदरवाइज होता रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर। अब कैपिटल गेन किसके हाथ में? बिजली किसके हाथ में? फर्म के हाथ में, एओपीबीवाई के हाथ में, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भाई डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इंडेक्सेशन कहां से? जब फर्म ने एक्वायर करी थी और फर्म ने ट्रांसफर करी। इसमें याद करने वाली चीज यही है, ये एग्रीड वैल्यू नहीं लेंगे। एग्रीड वैल्यू के बेसिस पे तो दिया जाएगा, जो पार्टनर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसकी वैल्यू नहीं देख रहे, जो एसेट दे रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू, वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो दोबारा बोले, 45(4) के अंदर फर्म अपने मेंबर को, अपने पार्टनर को, एओपीबीवाई अपने मेंबर को एसेट दे रहे हैं, डिसोल्यूशन और अदरवाइज। कैपिटल गेन किसके हाथ में? किसके हाथ में बिजली गिरी? फर्म के हाथ में। कितने अमाउंट पे गिरी? मार्केट वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू नहीं, पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं। बाकी तो नॉर्मल केस है। तो 45(3) में फर्म को पार्टनर देता है, पार्टनर मरता है। 45(4) में पार्टनर को फर्म देती है तो फर्म मरती है। 45(3) में पार्टनर मरता है रिकॉर्डेड वैल्यू पर, और 45(4) में फर्म मरती है मार्केट वैल्यू पर। 45(5) का मतलब है जी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। गवर्नमेंट ने जबरन छीन ली तुमसे, जुदा हो गई तुमसे एसेट। क्यों हो गई? भाई गवर्नमेंट को मैटर हो पब्लिक इंटरेस्ट। दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट जबरन आपसे आपकी प्रॉपर्टी खींच लेती है। लेकिन दोस्तों ये तीसरी एक्सेप्शन है जहां कैपिटल गेन रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। लिखा है ना, टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर इन विच कंपनसेशन पार्ट इज फर्स्ट रिसिप्ट। फर्स्ट रिसिप्ट, पहला प्यार भूले नहीं भूलते, उसी तरीके से दोस्तों यहां पर पहली बार जब रिसीव होगा उस साल टैक्सेबल होगा। तो कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली सारा कंपनसेशन टैक्स। कंपनसेशन अगर इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली उसी साल टैक्स। तो अगर मान लीजिए 10 लाख 15-16 में एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, 15-16 में कैपिटल गेन नहीं, हाँ इंडेक्सेशन 15-16 तक,
होल्डिंग पीरियड भी 15-16 में जब डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, लेकिन टैक्सेबिलिटी हम डिले करेंगे जब आपको कंपनसेशन का पहला अंश मिला। तो 10 लाख का कंपनसेशन 2-2 लाख करके 5 सालों में मिलेगा। तो पहली बार जब 2 लाख मिला तो पूरा का पूरा कंपनसेशन 10 का 10 लाख उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। और वो तो पता ही है आपको, होल्डिंग पीरियड की जब आपने एसेट एक्वायर कर दी, जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, इसमें कोई चेंज नहीं है। डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ये तो वही है, डीओपी टू डीओटी, डीओपी टू डीओटी, प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, वही प्रीवियस एक्विजिशन प्रीवियस कंपल्सरी एक्विजिशन। जो याद करने वाली बात थी वो ये है कि कंपनसेशन का पहला हिस्सा जब मिला, लेकिन ये जो मुआवजा होता है दोस्तों ये बहुत कम होता है। तो कोर्ट के अंदर आपने केस फाइल कर दिया, कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया टू इंक्रीज द कंपनसेशन, और कोर्ट ने कंपनसेशन इंक्रीज कर दिया, बधाई हो। तो उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो कंपनसेशन मिला, लेकिन इसकी नेचर सेम एज ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल कंपनसेशन लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म, ओरिजिनल कंपनसेशन शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म। इसका अपना वजूद नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, कंपनसेशन जो मिला वही एफवीसी है, और कोई खर्चे इंडेक्सेशन नहीं होगी। लेकिन मेरे बच्चों आपको लीगल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, लीगल एक्सपेंसेस। तो जो एडिशनल कंपनसेशन इनहांस कंपनसेशन मिला उसकी नेचर ओरिजिनल है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट तो ओरिजिनल माइनस हो गया, इसमें लीगल एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। तो इनहांस कंपनसेशन पूरा टैक्सेबल है गाइस जिस साल वो मिला। आइए जी, बाय बैक, नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाता, लेकिन कंपनी अपने शेयर्स खरीद सकती। और बायबैक करने के पीछे इंटेंशन यही होती है कि मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ाना है, मार्केट में फ्लोट कम करना है, कंपनी का दबदबा बढ़ाना है। अच्छा, बायबैक में ना, पहले सुनिए, बायबैक पे पहले बायबैक शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था, लेकिन अब बायबैक के जो अमाउंट ऑफ इनकम बायबैक डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है डीसी को, डोमेस्टिक कंपनी को। तो जब कंपनी इस पे टैक्स दे देती है तो 1034A के अंतर्गत शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो हम उसको टैक्स नहीं करते, पहले करते थे कैपिटल गेन में। आइए जरा, बायबैक इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर 1034A इफ टैक्स पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी और बायबैक अंडर 115QA। और 115QA हर डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है, चाहे लिस्टेड और अनलिस्टेड। पहले अनलिस्टेड पे लगता था, हाँ मेरे बच्चों, बायबैक का टैक्स अनलिस्टेड शेयर्स पे लगता था, लेकिन असेसमेंट है 2021, हमारा तो 21-22 है, अब उसने लिस्टेड शेयर्स पे भी लगा। तो रिलायंस अपने बायबैक करे शेयर्स या पप्पू प्राइवेट लिमिटेड अपने बायबैक करे, वो ही टैक्स दे देंगे, आपके हाथ में 1034A लागू हो जाएगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ जी, या आप ये भी कह सकते हैं जितना 1034A में एग्जेम्प्ट हो गया, बात ही खत्म, बैलेंस अमाउंट कैपिटल गेन में डाल दिया, याद रखिएगा। हाँ, बायबैक, लेकिन वैसे बायबैक का सारे अमाउंट अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात बोलिए, बायबैक क्या बोले? बायबैक मींस कंपनी परचेजिंग ओन शेयर्स। क्यों बोले? बिकॉज टू इंप्रूव द मार्केट वैल्यू, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, सो दैट वर्चस्व जो प्रमोटर्स हैं अपने होल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी में मार्केट में जो शेयर ही नहीं होंगे वो नष्ट कर देंगे होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली उनका वर्चस्व दबदबा कंपनी पे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, बायबैक क्या टैक्सेबल होता है? कंपनी के हाथ। कौन सा सेक्शन? 115QA, ठीक है ना। अच्छा, क्या शेयर होल्डर में एग्जेम्प्ट होता है? 1034A। बहुत बढ़िया। आइए, कंपनी लिक्विडेशन हो गई जी, सॉलिड लिक्विड गैस, कंपनी लिक्विडेट हो गई। अब लिक्विडेशन पे 46(1) कहता है कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, बात ही खत्म। फिर कैपिटल गेन किसके हाथ में लगेगा? 46(2). ये बेटा फोर्थ एक्सेप्शन जहां कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ। फोर्थ एक्सेप्शन मीन जिस साल लिक्विडेशन, उस साल नहीं जब लिक्विडेटर से आपको मिला। क्या मिला बेटा? मनी मिला, वो लिख लो। एसेट मिली, उसकी मार्केट वैल्यू लिख लो, माइनस डीम डिविडेंड 222C। याद करिएगा, आईओएस चैप्टर में आपने किया होगा 222C के अंतर्गत अगर कंपनी लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर्स को देती है कुछ पैसा, कंपनी को हाँ सीडीटी देना पड़ता है। लेकिन अब सीडीटी तो एबॉलिश हो गया, अब वो टैक्सेबल हो जाता है शेयर होल्डर के हाथ में अंडर आईयूएस। तो दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों थोड़ा सा,
कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। हम ये मानेंगे कि शेयर होल्डर की एसेट्स खत्म हो गई। सर कितने अमाउंट पे लगेगा और कब लगेगा? सर जी टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर और रिसिप्ट, जब आपको पैसा मिला कंपनी से, लिक्विडेटर से, ठीक है। अच्छा होल्डिंग पीरियड क्या होगा? सर उसमें कोई चेंज नहीं, वो तो गांठ बांध लो, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब लिक्विडेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टू डेट ऑफ ट्रांसफर। और सर जी इंडेक्सेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज टू प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब है लिक्विडेशन। तो देखो प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ईयर ऑफ लिक्विडेशन। लेकिन टैक्सेबिलिटी के लिए हाँ एफवीसी क्या लोगे? जो मनी मिल रहा है शेयर होल्डर को, कैश या एसेट मिल रही है उसकी मार्केट वैल्यू, और कुछ अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में लिक्विडेशन पे जब मिलने पे डीम डिविडेंड बन चुका है तो वो आईयूएस में आ चुका है। तो मान लीजिए, सुनो सुनो सुनो, 20 लाख रुपए मिले और 224C 5 लाख रुपए बना, तो गवर्नमेंट कहती है 5 लाख घटा के, क्योंकि वो आईयूएस में चला जाएगा, 15 लाख रुपए इधर आ जाएंगे। अच्छा तो जितना डीम डिविडेंड बना, इसको हम सीखेंगे 222C को डिटेल में जब हम आईयूएस करेंगे। तो 222C के अंदर जितना डीम डिविडेंड बना वो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिक्विडेशन पे कंपनी सफर करती है? नो। कौन सफर करता है? शेयर होल्डर। कब सफर करता है? जब आपको लिक्विडेटर से कोई पैसा मिला। लेकिन अगर ना भी मिले, ड्यू तो हो जाएगा, लेकिन टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा ड्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा होल्डिंग पीरियड क्या होगी? शेयर्स की, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ लिक्विडेशन। चलिए नेक्स्ट, स्लम सेल, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 50B स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है? एक पूरी आपकी फैक्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ब्रांच है, सोच के देखना, उस ब्रांच में बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीनरी भी है, फर्नीचर फिक्सचर्स भी हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं। अगर आप ईच एंड एवरी एसेट को अलग अलग करके बेचो तो हर एक का कैपिटल गेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्लम सेल का मतलब है लमसम कंसिडरेशन, लमसम कंसिडरेशन के लिए पूरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ब्रांच, यूनिट पूरा आपने डिस्पोज कर दिया है लमसम कंसिडरेशन के लिए। एसेट्स प्लस लायबिलिटीज पूरा आपने दे दिया उसको 1 करोड़ रुपए के लिए। अब मुद्दा ये आता है इंडिविजुअल एसेट का सेलिंग प्राइस नहीं पता। अगर इंडिविजुअल एसेट का सेलिंग प्राइस पता होता तो आप है ना कैपिटल गेन निकालने में सक्षम होते। जैसे वही वाली बात है, क्लास में शोर मचाया किसी ने, अब मैं पूछ रहा हूं किसने बचाया? रिंकू ने, मिंकू ने, टिंकू ने, जतिन ने, सचिन ने, कोई बता ही नहीं रहा। तो मैंने पूरी क्लास की पिटाई कर दी, हर एक को एक एक पिटाई हो गई, तो बस बात हो गई। इसी तरीके से हमें नहीं पता कौन सी एसेट का क्या प्राइस है, तो सारी एसेट्स पर कैपिटल गेन लगा दिया। सारी एसेट्स पर कैपिटल गेन लगा दिया। तो हमने यहां पर अंडरटेकिंग को एसेट मान लिया। अच्छा अंडरटेकिंग इज इक्वल टू एसेट, तो अंडरटेकिंग पर कैपिटल गेन लगा दिया। जैसे कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन लगाते हैं, अंडरटेकिंग पे लगा दिया। तो अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बेटा 36 महीने से पहले बेच दी, तो डेट ऑफ ओनरशिप ऑफ द अंडरटेकिंग टू डेट ऑफ स्लम सेल। अगर ये 36 महीने तक है तुम्हारी अंडरटेकिंग शॉर्ट टर्म, और 36 से ऊपर है तुम्हारी अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा सर अगर लॉन्ग टर्म हुई ना, इंडेक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो एसेट तो है नहीं ना, डीम्ड एसेट मान रहे हैं, इंडेक्सेशन किस बात का? जो आपकी स्लम सेल का प्राइस है वो तो सेल प्राइस है ही। मुद्दा यहां पर ही आता है इस सेलिंग प्राइस में से डिवीजन की कॉस्ट क्या होगी? अरे बेटा कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन इज नेटवर्थ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नेटवर्थ, और नेटवर्थ का मतलब है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? सुनिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या, नेटवर्थ का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, या वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। वैल्यू ऑफ एसेट्स में याद रखना नॉन डेप्रिशिएबल की बुक वैल्यू है और डेप्रिशिएबल की WDV वैल्यू सेक्शन 32 वाली। दोबारा से रिपीट करूंगा, स्लम सेल में पूरी डिपार्टमेंट, पूरा अंडरटेकिंग, पूरी ब्रांच, पूरी फैक्ट्री 1 करोड़ के लिए बेच दी। अब गवर्नमेंट कहती है वो 1 करोड़ के लिए बेची, तो कॉस्ट क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है कॉस्ट वो ले लेना नेटवर्थ,
नेटवर्थ का मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। वैल्यू ऑफ एसेट्स में क्या करना बेटा, जो नॉन डेप्रिशिएबल है जैसे लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, हाँ इनकी किताबों की वैल्यू लेनी है जो नॉन डेप्रिशिएबल है, और जो मेरे बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उनकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू लेनी है बस। तो स्लम सेल में नो इंडेक्सेशन, 36 से ऊपर बेची लॉन्ग टर्म, 36 से अंदर बेची शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होने के बाद ही बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं मिलती। पहली बात, जो स्लम सेल का कंसिडरेशन है वो टैक्सेबल होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ डिवीजन यानी कि नेटवर्थ माइनस होगा। नेटवर्थ का मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब अगर डेप्रिशिएबल है तो डब्ल्यूडीवी वैल्यू, नॉन डेप्रिशिएबल है मेरे बच्चों तो बुक वैल्यू बस। और ऑब्वियसली यहां पर भी एक सीए से 31 अक्टूबर से पहले पहले एक महीना पहले रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि नेटवर्थ आपने सही निकाली है या नहीं। हाँ, क्योंकि सारा खेल ही नेटवर्थ का, सेलिंग प्राइस एग्रीमेंट में दी हुई होगी कितने का बेचा आपने दूसरे एंटिटी को, लेकिन नेटवर्थ आपने सही निकाली नहीं निकाली, इसलिए सीए का रिपोर्ट लाकर एक महीना पहले 31 अक्टूबर से एक महीना पहले गवर्नमेंट को बता दीजिए। फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, बेटा इसको बोलते हैं बियाना। फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी को बोलते हैं बियाना। क्या होता है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवांस मनी मिलती है 5 लाख 10 लाख, वाह भाई लॉकडाउन लग गया, आपके वारे नहीं आ रहे हो गए, बंद बायर डिफॉल्ट कर गया, आपने पैसा मार लिया। तो ये फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी आईयूएस में टैक्सेबल होता है कब से, 1/4/14 से। कैपिटल गेन इसलिए होता है कैपिटल गेन से ट्रांसफर नहीं करी, तो 1/4/14 से फोर्थ फीचर आईयूएस में टैक्सेबल होता है। लेकिन दोस्तों अप टू 31 मार्च 14 ऑनवर्ड्स, 31 मार्च 14 ऑनवर्ड्स ये कॉस्ट से डिड्यूस हो जाता था। दोनों ही पनिशमेंट है। जैसे मैं आपको बोलूं, सुनो मेरी बात, आपका 4 लाख रुपए ग्रॉस अमाउंट है, 3 रुपए आपका एक्सपेंसेस है, आपकी इनकम है 1 लाख। अगर मुझे पनिश करना है तो या तो मैं इनकम बढ़ा दूं 1 + 3, या मैं एक्सपेंस घटा दूं। समझो 3 लाख को मैं 0 कर दूं तो इनकम बढ़ जाएगी। तो पहले फोरफिटेड अमाउंट अगर 31 मार्च 14 तक होता था कॉस्ट से रिड्यूस हो जाता था और नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। पहले टैक्सेबल नहीं होता था, नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड, अंडर एनी हेड। हाँ जी, तो पहले फोरफिटेड अमाउंट 31 मार्च 14 तक कॉस्ट से घटाते थे। सर उसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान अभी नहीं था, तुम्हारे लिए कवर खोद दी गवर्नमेंट ने। कभी ना कभी बेचोगे तो कॉस्ट कम हो गई है, उस वक्त इंडेक्सेशन बेनिफिट कम एसेट पे मिलेगा। यानी कि अगर 4 लाख की एसेट है 2 लाख फोरफिट हुआ है, 2 लाख की को तो इंडेक्स करोगे। लेकिन 1/4/14 ऑनवर्ड्स फोरफिटेड अमाउंट अब डायरेक्टली टैक्सेबल होता है यूएस में, कॉस्ट में हेराफेरी करने की आवश्यकता नहीं। मैं रुक रहा हूं जी 5 मिनट, टेम्पो को स्लो कर रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बताइए। क्वेरीज डालिए चैट बॉक्स पे। हाँ जी बच्चों, चैट बॉक्स पे क्वेरीज डालिए, चैट बॉक्स पे क्वेरीज डालिए। प्लीज पुट योर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज पुट योर क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर 5 minutes। Yes guys, please put your queries on the chat box। अभी तक जो भी पूछना है पूछिए। नो क्वेरीज, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। चलो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स और पूछो। चलिए, तो मैं ये मानता हूं क्वेरीज नहीं है। 45(5)(a) क्या है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अरे यार कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं ना आजकल बिल्डर्स के साथ। क्या होता है, एक फ्लोर होता है बना हुआ, बिल्डर उस पर 4 मंजिला बना लेता है और 3 मंजिल बिल्डर कहता है मैं आपको बना के दे दूंगा, नहीं आपके पास तो एक ही फ्लोर था, पूरा तोड़ के 4 बनाता है, 3 मैं आपको न्यू बना के दे दूंगा और 1 फ्लोर ये बिल्डर ले लेगा और आप सेल कर देगा। तो उसने मान लीजिए 3 करोड़ लगाए,
और एक फ्लोर का 5 करोड़ का बिक गया तो बिल्डर को सेल कर देगा। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स या बिल्डर एग्रीमेंट्स में, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स में वो आपसे प्रॉपर्टी लेता है, उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता प्रॉपर्टी पर, उसको मकान बनाने का फायदा मिल जाए लेस का, और आपको फायदा होता है कि आपका पैसा बच गया। अब कैपिटल गेन लगेगा आपके हाथ में, क्यों लगेगा? क्योंकि आपने एक फ्लोर उसको दिया है, हाँ एक फ्लोर आपने उसको दिया है, 1/4 पोर्शन। तो जिस साल दिया है उस साल कैपिटल गेन लगेगा। पहले ये हो रहा था, जिस साल एग्रीमेंट बना या जिस साल उसको पोजीशन दे दी कि भाई तू बना, कैपिटल गेन उस साल लग जाता था। ये आपकी पांचवी एक्सेप्शन है, पांचवी एक्सेप्शन है जहां कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जहां कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, ना कि जब आपने बिल्डर को एग्रीमेंट किया। हाँ जी पढ़िए जरा। अगर आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आपने लैंड या बिल्डिंग जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जेडीए में ट्रांसफर करी है, कैपिटल गेन चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो आपको उस वक्त कैपिटल गेन देने की आवश्यकता नहीं है जब आपने एग्रीमेंट जेडीए का किया या पोजेशन दी। खुशी की बात यह है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल टैक्सेबल होगा। हाँ, लेकिन एफवीसी क्या लोगे बेटा? एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफिस शेयर्स, 3 फ्लोर की एसडीवी, 3 फ्लोर आपको जो मिले उसकी एसडीवी प्लस कैश। कभी कभार आपको बिल्डर कैश भी देता है 15-20 लाख रुपए, तो जो आपको नया पोर्शन बना के दिया गया वो यस। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वो 1/4 पोर्शन जो चला गया, उसके बदले में तो आपको ये 3 फ्लोर की एसडीवी मिल गई। यस, तो आपको जो गया, जो कॉस्ट मानी जाएगी इस ट्रांजैक्शन में, वो है 1/4 शेयर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि 1/4 दिया, 3 मिले हैं, तो जो मिले हैं उनकी एसडीवी प्लस कैश। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर जेडीए, कैपिटल गेन चार्ज इन द प्रीवियस ईयर ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू होगा उस साल, जब ट्रांसफर किया उस साल नहीं होगा। तो ये फिफ्थ एक्सेप्शन रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो रहा है। या मैं इसको बोलूं, जब आपको कंप्लीशन में मिल गया तो पोजेशन भी मिल गई होगी, तो मोटा मोटा रिसिप्ट बेसिस पर गया क्या? 1/4 कॉस्ट ऑफ द लैंड। अगर आपने 10 लाख का खरीदा था, 2.5 लाख ले ली। चलिए आइए जी, ये 47 सेक्शन में मैं आपको अहम बात बाद में बताऊंगा 47 सेक्शन की, अभी रुक जाओ, मैं पहले आपको दूसरी चीजें बता दूं। 47 सेक्शन से पहले दूसरी चीजें बता दूं। आइए, 47 सेक्शन से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 50C। 50C बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब लैंड और बिल्डिंग। दोस्तों, आपने लैंड बिल्डिंग बेची है कितने की? 50 लाख की, और इसकी एसडीवी निकली है 60 लाख की। तो गवर्नमेंट कहती है विच एवर इज हाइयर ले लो, यानी कि आपकी एफवीसी 60 लाख ले ली जाएगी। अच्छा, आपकी अगर सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस 50 लाख है, एसडीवी 55 लाख है, तो गवर्नमेंट कहती है ना, 50 लाख ही लिया जाएगा। यहां तो हाइयर लिया था, यहां पर हम लोअर ही ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नोटिस करो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो हमारी कंसिडरेशन 50 है। 50 लाख का 110% 55 लाख। 55 लाख से ऊपर एसडीवी होती तो एसडीवी लेंगे। अगर 55 लाख तक एसडीवी है तो मार्जिन दे दिया। मैंने कहा 100 में से तुम्हारे 90 आने चाहिए, जब मैं मानूंगा मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है या तुम लोग इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे 89 आ गए, 90 की जगह 89। मैं तुम्हें डांट रहा हूं और स्कोल्ड कर रहा हूं, दैट इज नॉट ऑन। कुछ मार्जिन ऑफ एरर तो पहले क्या होता था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10,000 से भी ऊपर होती थी, तो आईटीओ फालतू में 10,000 से भी, तशन में 10,000 रुपए को भी एक्सेस दिखाने के चक्कर में सेक्शन लगा देता था, और आपका कैपिटल गेन 10,000 रुपए से बढ़ जाता था। लेकिन उससे कोई ज्यादा गवर्नमेंट को तो फायदा होता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, 10% का मार्जिन ऑफ एरर दे दिया। यानी कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपकी कंसिडरेशन 1 लाख है, 1 करोड़ है, कंसिडरेशन 1 करोड़ है, तो कितने की एसडीवी आप ले सकते हो? 1 करोड़
1,10,00,000 तक। हाँ, क्योंकि 1 करोड़ खरीद रहे हो तो 1,10,00,000 तक की भी एसडीवी है, एसडीवी को लिया नहीं जाएगा। लेकिन 1,11,00,000 एसडीवी है बेटा, फिर 1,11,00,000 ही ली जाएगी, याद रखना। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, 1 करोड़ और एसडीवी है 1,11,00,000, तो बेटा 1,11,00,000 ही लिया जाएगा। अगर 1 करोड़ है और आपकी एसडीवी सेलिंग प्राइस 1 करोड़ है और एसडीवी है 1,10,00,000, हाँ अब हम 1 करोड़ ही लेंगे, 1,10,00,000 कर देते ना बेटा इसको, 1,10,00,000, 1,10,00,000, 1,10,00,000, क्योंकि 10%, तो मार्जिन ऑफ एरर ये पहले 5% था असेसमेंट ईयर 2021 तक, असेसमेंट ईयर 21-22 से 110% कर दिया गया, 105 से 110। तो यानी कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% कंसिडरेशन से ऊपर है तो हम बच्चों स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। ये इसके पीछे ये रीजन है, लोग अंडर डिस्क्लोज करते हैं सेलिंग प्राइस, लोग अंडर डिस्क्लोज करते हैं सेलिंग प्राइस, तो गवर्नमेंट पकड़ रही है उन लोगों को। गवर्नमेंट ने कहा कम दिखाते हो कितना, 110% ऑफ द कंसिडरेशन से ऊपर है एसडीवी, तो 10% का मार्जिन दे देते। चलो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1,03,00,000 एसडीवी हो, 1,04,00,000 एसडीवी हो, 1,05,00,000 हो, 1,10,00,000 भी हो, हम आपकी सेलिंग प्राइस को डिस्प्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एसडीवी 1,11,00,000 है तो फिर हम 1,11,00,000, इस बात को याद रखिए। अच्छा, 50C(a) क्या कहता है, एफवीसी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर। अदर देन कोटेड शेयर का मतलब होता है अदर देन लिस्टेड शेयर्स, अदर देन लिस्टेड शेयर्स, मैं इसको अनलिस्टेड शेयर्स कहता हूं। अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर लिखो बेटा, अनलिस्टेड शेयर्स लिखो बेटा, अनलिस्टेड शेयर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, लिस्टेड शेयर्स की ना मार्केट वैल्यू होती है एनएससी में, बीएससी में, पता है। अनलिस्टेड शेयर लाइक फ्लिपकार्ट के शेयर्स, अभी पेटीएम के शेयर्स अनलिस्टेड ही है। प्राइवेट तो लिस्टेड होते ही है, प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी के में लिस्टेड हो सकते हैं। वो करोड़ों के शेयर लोग हजारों में बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी डिटरमिन नहीं होती। तो 200 रुपए का शेयर 20 रुपए में दिखा के निकल लो, किसी को नहीं पता 200 रुपए मार्केट वैल्यू है। तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि अगर उसका सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम है अनलिस्टेड शेयर का, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को ही एफवीसी ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को एफवीसी ले लेंगे। लेकिन सर एफएमवी तो होती नहीं, ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में निकालनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंप्यूट करनी पड़ेगी, याद रखिए। तो अनलिस्टेड शेयर्स, कंपनियां बिक जाती थी, मान लीजिए 1 करोड़ के शेयर है, 20 लाख में बेचकर कंपनी बेच दी, और आपने कैपिटल गेन भी कम दिखाया क्योंकि आपने बेचा ही 20 लाख की चीज है, 1 करोड़ की चीज 20 लाख में। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, इफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स is less than the fair market value of share determined in the prescribed manner, FMV shall be deemed to be consideration। तो अनलिस्टेड शेयर सस्ते में ना निकल जाएं, सस्ते में ना निकल जाएं, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट निकालती है, और अगर वो ज्यादा निकली तो उसी पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक टीचर है, बच्चों ने उससे क्वेरी पूछी और क्वेरी उसको आती नहीं थी, तो वो बच्चों को ही घुमाने लग गया। बेटा देखो, बच्चों ने पूछा दुनिया गोल है या स्क्वायर है, उसको ये भी नहीं पता था टीचर को। क्या देखो बेटा, दूर से देखो तो गोल लगती है, पास से देखो तो चौकोर लगती है, मैचे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो होता है वो मंजूर खुदा होता है। वो टीचर ऐसे उल्टी सीधी बातें घुमा जा रहा है। तो लोग भी क्या करते हैं, कंसिडरेशन को घुमा के रखते हैं, बोलते हैं असर्टेनेबल नहीं है। ऐसे कैसे, आपने एसेट बेची क्या, बदले में मेरे पास ना 5 एसेट आएंगी, फिर मैं 10 दूंगा, फिर लोन आएगा मेरे पास, फिर मैं लोन दूंगा। गवर्नमेंट के बावले हो रही हो क्या रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू कंसिडरेशन को कॉम्प्लेक्स कह रहा है। हाँ, अब गवर्नमेंट कहती है जो एसेट की मार्केट वैल्यू है ना, वही कंसिडरेशन है उसकी। यानी कि अगर आपने बिल्डिंग बेची, सुनिए मेरी बात, जो 2001-2 में खरीदी थी, कितने की, लाख रुपए की, 2001-2 में लाख रुपए की खरीदी थी, आप बेच रहे हो 2020-2021 में,
2020 में और 2021 में इसकी। हाँ, अब सुनिए, जो कंसिडरेशन है ना वो जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो जी खरीद रहा है ना वो रेंट पे रहेगा, फिर वो मुझे रेंट देगा, फिर मैं उसको पैसा दूंगा। अरे बेकार की बात। तो गवर्नमेंट कहती है इस एसेट की, हाँ, जो मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो डीम्ड कंसिडरेशन, डीम्ड कंसिडरेशन। दोबारा रिपीट करो, 3 सेक्शन 50C, 50CA और 50D। 50C में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं। 50CA, 50CA में अनलिस्टेड शेयर्स ट्रांसफर करें, अनलिस्टेड शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेंगे प्रिस्क्राइब मैनर में, अगर वो ज्यादा हो गई तो उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और 50D क्या कहता है कि भाई अगर, सुनिए मेरी बात, अगर कोई एसेट है उसका कंसिडरेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा उस एसेट की मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेंगे, बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा हमें मतलब नहीं है, अगर कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है तो। याद रखिएगा। चलिए अब मैं आ रहा हूं सेक्शन 47 पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आ रहा हूं सेक्शन 47 पर। और सेक्शन 47 में यस कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार व्यार ना रहा, ये जिंदगी उसी की है ना। तो वही है, यहाँ पर ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं रहा, ट्रांसफर होने के बाद भी, ट्रांसफर होने के बाद भी एसेट पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। यस, कब आइए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का पार्टीशन हो गया और पार्टीशन होने पर मेंबर्स को, प्यारे प्यारे छोटे से मेंबर्स को कैपिटल एसेट दी गई है पार्टीशन। ये थी मेंबर्स की, मेरी चीज वापस आ गई, एचयूएफ के हाथ में नो कैपिटल गेन, एचयूएफ के हाथ में नो कैपिटल गेन। तो एचयूएफ का टोटल या पार्शियल विभाजन हो गया है और विभाजन पर बच्चों, यस, विभाजन पर बच्चों एसेट्स मिली हैं मेंबर को, एचयूएफ के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, एचयूएफ के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, याद रख, बस सिंपल। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेंटर विल, अरे पड़ोसन मर गई और शर्मा जी के नाम सारा कर गई, शर्मा जी को उनके पड़ोसी हैं जिस पड़ोसन के, अपने हस्बैंड के नाम नहीं कर गई। अब जो मर गया भाई विल के माध्यम से, अब उसको कैपिटल गेन क्या दिलवाओगे यार, उसकी आत्मा को बोलोगे हुआ कैपिटल गेन देने आओ। तो अच्छा, गिफ्ट के अंदर, ये तो विल की बात करी, गिफ्ट में कैटरीना भाभी ने सलमान खान को एसेट गिफ्ट करी, कोई कैपिटल गेन नहीं। सलमान खान ने दीपिका पादुकोण को गिफ्ट करी, कोई कैपिटल गेन नहीं। दीपिका पादुकोण ने, हाँ जी, गिफ्ट करी एसेट रणवीर सिंह को, कैपिटल गेन। तो जब तक एसेट गिफ्ट में चलती रहेगी, चप्पा चप्पा चरखा चले, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन जब लास्ट में, अभी करवाऊंगा ये, तो ऐसे विल में मिली हुई एसेट, गिफ्ट में मिली हुई एसेट बेचोगे तो मरोगे, आप भी गिफ्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं। या इररिवोकेबल ट्रस्ट, परमानेंटली आपने ट्रांसफर कर दी, परमानेंटली आपने ट्रांसफर कर दी, यस, जैसे ट्रस्ट को दे दी एक परमानेंट ट्रांसफर के बेसिस पे, कोई कैपिटल गेन नहीं। तो एचयूएफ का विभाजन पे मेंबर को मिले, कोई कैपिटल गेन नहीं एचयूएफ में। गिफ्ट कर दी, नो कंसिडरेशन नो कैपिटल गेन, लिख लो भैया, नो कंसिडरेशन नो कैपिटल गेन, नो कंसिडरेशन नो कैपिटल गेन। विल विरासत, वसीयत वसीयत, और इररिवोकेबल ट्रस्ट परमानेंटली। अब सुनिए मेरी बात, लेकिन नो कैपिटल गेन विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, बट व्हेन ट्रांसफरी ट्रांसफर द अबव कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन आएगा। आइए जरा इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे सेक्शन 47, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, सेक्शन इसको मुझे बंद करके ही खोलना पड़ेगा।
जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये बताता हूं। आज हम कैपिटल गेन ही करेंगे, अदर सोर्सेज को नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में कर लेंगे। कोई ऐसा भागने का ना कोई वो नहीं है, भागना नहीं है, इंटेंशन है कि आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो। तो सेक्शन 47 के अंदर गिफ्ट का केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही केस है दोस्तों। देखिए, सलमान खान के पास सलमान खान के पास 2001 2002 की एसेट है जो गिफ्ट करी है कैटरीना भाभी को। कैटरीना भाभी को गिफ्ट करी है तब 2010-2011 में। सलमान खान के हाथ में नो कैपिटल गेन। अच्छा, कैटरीना भाभी ने गिफ्ट करी है रणबीर कपूर को, और रणबीर कपूर गिफ्ट करी है 2016-17 में। तो भाई कैटरीना भाभी के हाथ में नो कैपिटल गेन। लेकिन रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को सेल कर दी। बताइए, रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को सेल कर दी, कब कर दी? 2021 में। तो सलमान खान गिफ्टेड अ एसेट टू कैटरीना, नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ सलमान खान। Katrina gifted to Ranbir Kapoor, no capital gain in the hands of Katrina. But now, when Ranbir sold to Alia, Ranbir will be liable to capital gain. Which year? दोस्तों 2021। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा रणबीर का? बच्चों, पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, अब यहां पर एक बहुत अहम बात है, ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज बाय ओरिजिनल ओनर। डेट ऑफ परचेज लिखो भाई, डेट ऑफ परचेज बाय ओरिजिनल ओनर, टू डेट ऑफ सेल। तो भाई सलमान खान ने तो 0102 में ली थी, वहां से निकाला जाएगा 0102 टू डेट ऑफ सेल और 2021। ये हो गया बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एफवीसी जो भी हमारी रणबीर कपूर ने बेची होगी, वो जो प्राइस होगा, एज सोल्ड बाय आर के रणबीर कपूर। अच्छा, माइनस ICOA। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल ओनर, यस माय डियर फ्रेंड्स, ओरिजिनल ओनर इनटू CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ सेल। और यहां पर भी ना इंडेक्सेशन ओरिजिनल ओनर CII ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ परचेज बाय ओरिजिनल ओनर। अब जरा देखना कितने में सलमान खान ने ली थी। भाई सलमान खान ने ली थी, अंकल ने 1 लाख की ली थी 0102 में, 1 लाख। तो हम 1 लाख रुपए लेंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, हम 1 लाख इंटू 301 हमारे रणबीर कपूर ने इस साल बेची, और प्रीवियस ईयर ऑफ ओरिजिनल ओनर और डेट ऑफ परचेज भी ओरिजिनल ओनर। देखो जरा, सब कुछ पुराने ओरिजिनल ओनर, तो वो 100 ही हो गया। ये क्यों मैं 100 ले रहा हूं? इस पे डिबेटेबल पॉइंट है। मैं ले रहा हूं CIT वर्सेस मंजुला जे शाह का बेनिफिट। डिबेटेबल पॉइंट है। कई लोग बोलते हैं जब लेंगे जब रणबीर को एसेट मिली, लेकिन मेरा लॉजिक ये है, जब भाई डेट ऑफ परचेज ओरिजिनल ओनर की, कॉस्ट ऑफ परचेज ओरिजिनल ओनर की, तो भाई इंडेक्सेशन ओरिजिनल ओनर की क्यों नहीं? तो जब गिफ्ट में मिली हुई एसेट आपको डिस्पोज कर देते हो, तो ओरिजिनल ओनर का सब कुछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स अमेलगमेटेड इंडियन कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए जरा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं थर्ड पॉइंट का। आइए,
थर्ड पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं, थर्ड पॉइंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आइए जरा मैं थर्ड पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं। गाइस एक एक्स लिमिटेड है, इसके शेयर्स रामलाल के पास थे। रामलाल ने 0102 में 1 लाख के लिए थे। अब ये एक्स लिमिटेड अमेलगमेट हो गई किसके साथ? जेड लिमिटेड के साथ। अब सुनिएगा, ये जो अमेलगमेट कब हुई है? 2021 में। ये जो शेयर्स हैं, कितने शेयर्स थे सर? 100 शेयर्स। ये अब रामलाल ने जेड लिमिटेड को दे दिए। इसको बोलेंगे अमेलगमेटिंग कंपनी, अमेलगमेटिंग कंपनी। और इसको बोलेंगे मेरे बच्चों अमेलगमेटेड कंपनी। और बदले में अमेलगमेटेड कंपनी न्यू शेयर्स दे रही है, न्यू शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। हाँ जी, कितने? 50 शेयर्स। और कब दे रही है? 15, हाँ 15/6/2021। नाउ सुनिए मेरी बात, सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए। ये 15/6/2021 वाले शेयर सेल कर दिए 15/12/2020। 20 कर दो ना बेटा, हमारा प्रीवियस 20-21 है। और कितने के बेच दिए? 10 लाख के। क्वेश्चन समझ आया? जरा देखना एक बार। अमेलगमेटिंग कंपनी एक्स लिमिटेड gets amalgamated, yes, with Z Limited. Amalgamation took place in 2021. Ramlal had in 1 lakh shares, 1 lakh worth of shares, 100 shares of X Limited, which he surrendered, which he gave to X Limited in return. In return, क्योंकि अब कंपनी के बदले में नए शेयर्स मिल गए। ही गॉट न्यू शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड, 50 मिले 15/6 को। एंड नाउ वो शेयर्स बेच दिए 15/12 को। अब सुनिए मेरी बात, जब ये रिटर्न में शेयर मिले थे ना, अदला बदली हुई थी, कोई कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। नो कैपिटल गेन ऑन अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स। लेकिन when the new shares are sold, no capital gain on allotment of new shares. But new shares are sold. New shares are sold. कैपिटल गेन तो लगेगा। कब लगेगा बेटा? 20-21। पीरियड ऑफ होल्डिंग में क्या करना है? पता है, ये जो शेयर मिले ना 50, ये में पुराने वाला होल्डिंग पीरियड डाल देंगे। अच्छा सर, 0102 से 2021। सर जी लॉन्ग टर्म। सर जी एफबीसी क्या लोगे? नए शेयर जितने के बेचे 10 लाख के, माइनस आईसीओए। आईसीओए पुराने शेयर्स कितने के लिए थे? वही कॉस्ट। अच्छा, सलमान टू कैटरीना, कैटरीना टू रणबीर, रणबीर टू आलिया, तो ओरिजिनल कर दिया ना, तो यहां पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, तो 1 लाख ही लेंगे। अच्छा 1 लाख लेंगे इंटू 301 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय क्या 100 ही लेंगे? आइए जरा, यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच है। अब जब आपको ये नए शेयर्स मिले तो बेटा ये 20-21 में ही है, तो ये इंडेक्सेशन तो 20-21 से ही होगा, और 20-21 का 301 ही है, तो ये तो नलीफाई हो गया। कहेंगे लॉन्ग टर्म ही, कहेंगे लॉन्ग टर्म ही, लेकिन 9 लाख रुपए हो गया। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया भाई? ओरिजिनल का ये तो लिया, ओरिजिनल की कॉस्ट भी ली, लेकिन बेटा इंडेक्सेशन माय डियर फ्रेंड करंट से किया, इंडेक्सेशन करंट से किया। गिफ्ट में भी डिबेटेबल था, यहां तो क्लियर है। तो अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स जब अमेलगमेटेड कंपनी के बदल के मिल जाते हैं, जब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स आप बेचोगे तो भाई जो ओरिजिनल शेयर की डेट ऑफ परचेज, ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ परचेज, लेकिन इंडेक्सेशन जहां से करेंगे जब आपको नए शेयर मिले। मंजुला से जे शाह वाला केस यहां पर नहीं लगाएंगे। आइए जरा, ये बात यहां पर लिखी। आइए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी
टू अमेलगमेटेड कंपनी अंडर अमेलगमेशन, ये ट्रांसफर नहीं है, नो ट्रांसफर, क्योंकि ये कौन से केसेस कर रहे हैं बेटा, मैं करवा रहा हूं सेक्शन 47। सेक्शन कहां गया भाई, सेक्शन 47 ये रहा, ये ट्रांसफर नहीं है। तो जब पार्टीशन हुआ एचयूएफ का, एचयूएफ ने मेंबर्स को एसेट बांटी, नो कैपिटल गेन एचयूएफ के हाथ में, मैंने गिफ्ट किया, किसी के विल से किसी को मिला, इरेवोकेबल ट्रस्ट में किसी ने दिया, कोई कैपिटल गेन नहीं। अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स अमेलगमेटेड को दिए, नहीं। लेकिन अगर सेल ऑफ न्यू शेयर्स करोगे तो कैपिटल गेन देना पड़ेगा। नए शेयर की कॉस्ट क्या, पुराने शेयर की कॉस्ट। होल्डिंग पीरियड क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराने वाले का। लेकिन मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, इंडेक्सेशन प्रीवियस ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स, ये फर्क आ गया। प्रीवियस ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स, प्रीवियस ईयर अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स। बोलो बात समझ आई। अच्छा, अब इसके अंदर एक डीमर्जर का केस भी बताता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आइए जरा डीमर्जर का केस, डीमर्जर का केस बता रहा हूं जी मैं आपको, क्या केस होता है बेटा। डीमर्जर में माय डियर फ्रेंड्स, डीमर्जर में एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, तो वो डीमर्ज हो गई। उसके दो डिपार्टमेंट्स थे, एक था एक्स लिमिट, एक था प्लास्टिक डिवीजन, एक था सॉफ्टवेयर डिवीजन। उसने प्लास्टिक लिमिटेड बना दी, प्लास्टिक डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया। अब सुनिए, एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर है कौन सर, कौन, रामलाल। रामलाल शेयर होल्डर है। 0102 से 1 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 1000 शेयर्स या 100 शेयर्स, वट एवर इट इज। अब क्या होगा, इससे अप्रूवल ली जाएगी। हाँ, इसको क्योंकि कंपनी का कुछ हिस्सा, कंपनी की कुछ एसेट्स प्लास्टिक डिवीजन वाली अब यहां चली गई, तो इसकी शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। तो प्लास्टिक लिमिटेड के कुछ शेयर्स अलॉट हो गए। हाँ, प्लास्टिक लिमिटेड के 50 शेयर्स, ये 100 कर दो चलो। इसके बाद ओरिजिनली 100 थे, 100 शेयर्स थे मेरे प्यारे बच्चों, 100 शेयर्स थे। अब इसको अलॉट हो गए 50 शेयर्स ऑफ प्लास्टिक लिमिटेड, 50 शेयर्स ऑफ प्लास्टिक लिमिटेड, 50 शेयर्स ऑफ प्लास्टिक लिमिटेड, प्लास्टिक लिमिटेड के 50 शेयर्स अलॉट हो गए। अब ये शेयर्स का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ ना, इसके बाद दोनों शेयर हैं, एक्स लिमिटेड के भी हैं और प्लास्टिक के भी हैं, समझिए। अच्छा, कंपनी ने कितनी प्लास्टिक डिवीजन एसेट्स जो ट्रांसफर करी हैं, बुक वैल्यू जो ट्रांसफर करी है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स उधर ही 10 करोड़ की, और नेट वर्थ कंपनी की टोटल है 100 करोड़। तो अप्रोक्स 10% कंपनी ने एसेट्स ट्रांसफर करी है। अब क्या हुआ है, सुनिए मेरी बात, ये 50 शेयर प्लास्टिक लिमिटेड के अलॉट हुए हैं 15/6/2020, ये सेल कर दिए, ये सेल कर दिए नए शेयर्स कब, 15/12/2020। कितने में बेटा, मान लीजिए, मान लीजिए 800 पर शेयर। अब सबसे पहली बात, ये शेयर की होल्डिंग पीरियड क्या, अरे सर ये जो शेयर्स मिले हैं पुराने शेयर्स के बदले में मिले, पुराने शेयर्स के, इनकी कॉस्ट भी पुराने डेट 0102 मानी जाएगी। अच्छा, ये भी वही सर कहानी चल रही है, यहां पर भी वही 15/12/20 लॉन्ग टर्म। एफवीसी बोले तो 50 शेयर इंटू 800। सर जी कॉस्ट क्या होगी नए शेयरों की, कॉस्ट क्या होगी सर, ये नए जो शेयर मिले हैं ना, पुराने शेयर के बदले में नहीं मिले, पुराने शेयर के साथ मिले हैं। तो कितनी एसेट्स कंपनी ने ट्रांसफर करी हैं सर, 10%। कंपनी ने एसेट्स ट्रांसफर करी हैं मेरे प्यारे बच्चों 10%। तो हम 10% कॉस्ट पुराने शेयरों की नए शेयरों में डाल देते हैं। अच्छा, तो ये जो 1 लाख की कॉस्ट है उसका 10% घटाओ 10,000। अब पुराने शेयरों की कॉस्ट 90 रह गई, क्योंकि कंपनी ने 10% हिस्सा ट्रांसफर किया, तो आपकी जो नए शेयरों की कॉस्ट है वो 10,000 मानी जाएगी।
वो 10,000 यहां शिफ्ट कर दिए, 10,000 इंटू, अच्छा शॉर्ट टर्म ही है ये, तो लॉन्ग टर्म है ना, इंटू 301, लेकिन अलॉटमेंट भी तो 301 ही है, तो 10,000 रुपए यहां पर माइनस होंगे। ये हो गया आपका बेटा 40,000 हुए शायद, 800 इंटू 50, 8,000 माइनस 30,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात समझो, कॉपी करो, मैं आपके चैट बॉक्स पे आ रहा हूं, ये कॉपी करो, मैं चैट बॉक्स पे आ रहा हूं, कॉपी करो, कॉपी करो जी, चैट बॉक्स पे आ रहा हूं। आइए जरा, और यहां पर दोस्तों यही बात लिखी है, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी प्लास्टिक लिमिटेड टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी दैट वाज एक्स लिमिटेड फॉर डीमर्जर। अब सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ, हाँ ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, नई कंपनी के शेयर बेच दिए, तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराने शेयर्स इनटू परसेंटेज इनटू 10%, एंड कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, वो रिड्यूस, पुराने शेयर को कॉस्ट से घटा दिया, पुराने कॉस्ट आ गई। चलिए, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट को कोई आर्ट का वर्क, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शंस, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, फोटोग्राफ दे देता है, कोई कैपिटल गेन नहीं, किसको, गवर्नमेंट को। मैंने बुक लिखी, गवर्नमेंट का मुझे दे दो, 10,000 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ देंगे, एग्जाम। किसी यूनिवर्सिटी ने मुझसे कोई बुक ली, कोई कलेक्शन लिया और बदले में मुझे कुछ भी पैसे दिए, वो एग्जाम। लेकिन ये कौन सा है, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, कहीं ना कहीं ये वैल्यूएबल चीजें हैं, नेशनल म्यूजियम में रखी जाएगी, गैलरी में रखी जाएगी, तो आर्टिस्टिक चीजें हैं ये सारी, तो आर्टिस्टिक चीजें देश की धरोहर बने, तो गवर्नमेंट आपके हाथ में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करती है। हाँ जी, अगर आपके पास बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हैं और शेयर्स और डिवेंचर में कन्वर्ट कर लिए, मोटा मोटा शेयर्स में कन्वर्ट कर लिए, चलिए, तो फिर वो कन्वर्जन पे कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन जब आपने शेयर्स बेचे, जो बॉन्ड्स और डिवेंचर कन्वर्ट हुए, कैपिटल गेन लगेगा। उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, जितना आपने डिवेंचर कन्वर्ट किया था, जैसे एक 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर 5 शेयर में कन्वर्ट हो गया, 5 शेयर में कन्वर्ट हो गया, 100 रुपए का डिवेंचर। होता क्या, कंपनी के पास डिवेंचर के रिडीम करने के लिए पैसे नहीं थे, कंपनी ने 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये डिवेंचर 100 रुपए के हैं, आज से 5 साल पहले खरीदे हुए थे। अब मुद्दा ये आता है, 5 शेयर की कॉस्ट क्या है, अब इसकी कॉस्ट भी 100 रुपए मान ली जाएगी। इनका होल्डिंग पीरियड भी क्या है, वही 5 ईयर्स, बात वही वाली बात। तो यहां पर आपके पास डिबेंचर्स थे, शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो डिबेंचर्स की है वो 100 रुपए। डेट ऑफ परचेज क्या होगी, जो डिबेंचर्स की है। हाँ जी, इंडेक्सेशन कहां से करोगे, लेकिन जब ये शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो याद रखना। तो गिफ्ट के केस में तो तीनों ही पुराने थे, बाकी हर केस में कॉस्ट पुराने की, डेट ऑफ परचेज पुराने की, इंडेक्सेशन ताजे से। आइए नेक्स्ट, ये 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9th पॉइंट थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। आइए जरा मैं बता दूं क्या है 7, 8, 9। भैया, अगर आपने कोई अपनी फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी में कन्वर्ट हो गई, हाँ जी, और वो सारे पार्टनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाए और उनके पास मिनिमम कंपनी की 50% शेयर होल्डिंग हो, तो हम ये मानते हैं कि दिखने में तो एसएससी बदल गया है, लेकिन अंदर से वही है। तो जो भी कैपिटल ऐसे ट्रांसफर होगी बाय द फर्म टू दी कंपनी, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी तो नहीं बन नहीं सकती। तो हमारी एक बिजनेस करते हैं मैं और रामलाल, अब हमने एक रामलाल लिमिटेड बना ली, ऑल दी एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म कंपनी की बन गई सारी एसेट्स, ऑल द पार्टनर मी एंड द रामलाल बिकम शेयर होल्डर सेम प्रोपोर्शन, जितना हमारा कैपिटल अकाउंट की प्रोपोर्शन था उतने में हम शेयर होल्डर भी बन गए, उसी प्रोपोर्शन में। हमें शेयर्स ही मिले हैं कंपनी से, क्योंकि हमने अपनी कैपिटल, अपनी एसेट सारी ट्रांसफर करवा दी फर्म को, कंपनी को, कंपनी ने शेयर्स दे दिए, और कंपनी में हमारा होल्डिंग मिनिमम 50% है। 5 साल तक अगर हम मेंटेन करते हैं, तो जितनी भी हमारी कैपिटल एसेट फर्म से कंपनी में गई, कोई कैपिटल गेन नहीं। इसी प्रकार से सुनिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी दुकान थी, अब आप कंपनी में कन्वर्ट करवा लो,
सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करना कंपनी में, कंपनी तो मेरी है ना वो। देखिए सोल प्रोप्राइटर का मिनिमम 50% वोटिंग पावर हो, 5 साल तक मेंटेन करे, और मुझे एज प्रोप्राइटरशिप शेयर्स ही मिले हैं। तो जितनी भी कैपिटल एसेट लाला जी टू लाला जी लिमिटेड में ट्रांसफर होंगी, कोई कैपिटल गेन नहीं। उसके बाद एनी कैपिटल एसेट प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। यहां पर क्या हुआ है, अभी तक तो छोटे से बड़े में आए, अब आप बड़े से छोटे में आए, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, वही एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो तीनों ही केस में पहले एंटिटी आपकी थी अलग अम्ब्रेला के रूप में, अलग रूप में, अभी भी एंटिटी आपकी अलग रूप में। तो वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाह रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाह रही है, इसलिए कह रही है कोई कैपिटल गेन ट्रांसफर के हाथ में नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स मॉर्टगेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवर्स मॉर्टगेज क्या है मैं आपको बता दूं गाइस। रिवर्स मॉर्टगेज में ओल्ड पीपल हैं, अब क्या हुआ है, जिंदगी भर उन्होंने मकान तो बनाया, ओल्ड एज में कोई कमाई नहीं है, बच्चे उनके साथ देते नहीं है। तो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम एक बड़ा अच्छा स्कीम है, जहां पर एक ऑप्शन मिलती है कि वो ओनर ऑफ दी बिल्डिंग अपनी जमीन को, अपनी बिल्डिंग को बैंक के पास गिरवी रखवा दे। बैंक वाले उनको लमसम अमाउंट, जैसे जनरली क्या होता है लोन में पैसा मिल जाता है फिर ईएमआई देनी पड़ती है, उल्टा बैंक वाले उनको हर महीने पैसा देंगे। जब तक वो ओल्ड कपल जिंदा है बैंक वाले पैसा रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन जब वो ओल्ड कपल की डेथ हो जाएगी उसके बाद बैंक वाले उस प्रॉपर्टी के यस जो वारिस होंगे या जो वंशज होंगे उनके पास जाएंगे और कहेंगे देखो जी इतना इतना लोन था आप चुकता दो, नहीं तो हमारे नाम पेरेंट्स प्रॉपर्टी कर गए हैं, हम बेच कर बैलेंस आपको दे देंगे। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो एसेट ओल्ड पीपल ने रिवर्स मॉर्टगेज में गवर्नमेंट को बैंक को दे दी है, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि जुदा तो हो गई ना एसेट। तो चाहे बैंक वाले ऑक्शन करें या ओल्ड कपल ने बैंक वालों को दी, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि वी वांट टू मेक दिस स्कीम वेरी अट्रैक्टिव, वी वांट टू प्रमोट दिस स्कीम फॉर ओल्ड पीपल। जैसे कोई ना अपने साथ मरने के टाइम पर मकान तो ले जा नहीं सकते, तो क्यों ना हर महीने कुछ पैसा मिलता रहे। तो बैंक वालों ने क्या करना है, हर महीने आपको लोन का पैसा मिलता रहेगा और वो पैसे से आप घर चलाते रहिएगा। जब तक कपल जिंदा है बैंक वाले गिरवी रखे हुए मकान को बेचेंगे नहीं, ना ही आपसे पैसा मांगेंगे। मरने के बाद बैंक वाले प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, और जो ओल्ड कपल को जो अमाउंट ऑफ लोन मिल रहा है हर महीने खर्चा करने के लिए, वो भी उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। तो दो टैक्स बेनिफिट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में। एक, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है रिवर्स चार्ज में, रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में, सॉरी रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं है। और जो अमाउंट मिलता है यस माय डियर फ्रेंड्स हर महीने एज लोन अमाउंट, जिसकी रीपेमेंट तो शायद मरने के बाद ही होगी, वो भी इनकम का पार्ट नहीं। आइए दोस्तों लास्ट टू टॉपिक्स, कैपिटल गेन के टैक्स रेट देख लें। असेसमेंट या 21-22 के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 1037 में आया तो एग्जाम, अभी बताऊंगा 1037 क्या है। 111A में आया तो 15, और अदर शॉर्ट टर्म गेन आया तो स्लैब रेट। स्लैब रेट है मतलब जनरल रेट्स, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें तो स्लैब रेट बोलते हैं। 1037 क्या है, 1037 देखिए बच्चों, 1037 है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एरिया एग्रीकल्चरल लैंड। यस, होता क्या, दिल्ली जैसा शहर है, वहां पर खेती कर रहे हो और आप वो इंडिविजुअल एचयूएफ, और गवर्नमेंट ने जबरन एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट ने वो जमीन जबरन एक्वायर कर ली जिसका इस्तेमाल आप खेती के लिए 2 साल तक कर रहे थे, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सर शॉर्ट टर्म गेन कैसे आ जाएगा, जब 2 साल इस्तेमाल कर रहे थे तो 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने एक्वायर करी तो लॉन्ग टर्म होगा। नहीं बेटा, हो सकता है 2 साल पहले तक आप या 5 साल पहले तक एज टेनेंट इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, 4 दिन पहले ही आपने ओनर से जमीन खरीद ली, तो इस्तेमाल तो हो गया आपका 2 साल, और अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली 4 दिन के बाद, तो है तो गेन शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपके पास जब आई और गवर्नमेंट ने एक्वायर करी लेकिन इस्तेमाल भी हो गया। तो ये 1037 में बेटा इंडिविजुअल या एचयूएफओ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड होता है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए आप मिनिमम 2 साल कर रहे थे, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अच्छा, दोनों गेन एग्जेम्प्ट हैं। वैसे ये 45(5) में आता मुआवजा, लेकिन क्योंकि 1037 बना दिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए जरा,
तो 1037 देखो दोनों जगह बेटा लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म। तो अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर ले एग्जाम, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म। अच्छा ये 111 ए और 112 ए ये दोनों का लिंक है, ये क्या है आइए जरा। 111 ए और 112 ए। 111 ए क्या है गाइस, इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, यूनिट्स ऑफ इक्विटी और यूनिटी म्यूचुअल फंड है, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म नेचर के यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिए गए हैं। उस ट्रांजैक्शन पे एसटीटी लगता है यानी कि थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, आपने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांजैक्शन करी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 पे लगेगा। तो रिलायंस का शेयर आज खरीदो 12 महीने में बेच लो, ईएमएफ के यूनिट्स आज खरीद लो स्टॉक एक्सचेंज में 12 महीने के अंदर बेच लो, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स आज खरीद लो 12 महीने बेच लो, तो शॉर्ट टर्म गेन 15। इसी ट्रांजेक्शन का डिट्टो सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में आएगा। इसी ट्रांजेक्शन का अगर 12 महीने के बाद करो तो वो 10% पे टैक्सेबल होगा 1 लाख से ऊपर। ये देखिए जरा सेम ट्रांजेक्शन का रिलायंस के शेयर 12 महीने के बाद बेचो वो 112 में आ जाएंगे, एक्सेस ऑफ 1 लाख पे 10% आ जाएंगे। ये बात मैंने ना स्टार्टिंग का जो पहला सेशन था ना, फर्स्ट सेशन, वहां पर इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया था कि ट्रिप ये 112A क्या होता है, बात समझिएगा। और 112A में कुछ खासियत की बातें हैं। क्या लिखा है 112A में, जरा आइएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर्स, यूएमएफ की यूनिट्स, बिजनेस की यूनिट 12 महीने के बाद बेचे 1 लाख से ऊपर, टोटल इनकम में पूरा इंक्लूड करना, टोटल इनकम में पूरा इंक्लूड करना, टैक्स निकालते वक्त 1 लाख घटाना। अच्छा दूसरा, ये कुछ फीचर्स हैं, ये आप पढ़िएगा आपको समझ आएंगी, नहीं तो मैं पढ़ा देता हूं। एसटीटी होना चाहिए, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपको 112A में आना है तो इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदी भी गई हो बेची भी गई हो, लेकिन यूएमएफ की यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स खाली बेचे स्टॉक एक्सचेंज में गए हो, खरीदे कहीं से भी हो। 111A में भी खरीदने की बात नहीं थी, बेचने की बात थी। ट्रांजेक्शन चार्जेबल, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल, बिक्री स्टॉक एक्सचेंज से हो। लेकिन 112A में क्या आ गया है, इक्विटी जो खरीदे भी हो और बिक्री भी एक्सचेंज में हो, लेकिन यूएमएफ के यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट के बेचे आपने एक्सचेंज में हो, खरीदे कहीं से भी हो। नेक्स्ट बात बेटा, नेक्स्ट बात आइएगा जरा, नेक्स्ट बात पे आइएगा। 80C टू 80U की डिडक्शन एलटीसीजी 112A से नहीं मिलेगी। वैसे भी हम 112A की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे कभी भी स्पेशल रेट की इनकम से 80C टू 80U नहीं मिलता। 87A की रिबेट नहीं मिलती 112A से, मैंने पहले बताया। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट 112A से अलाउड है। वैसे शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट नॉलेज के बता दूं 112A, 112 और 111A से अलाउड है। और वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेटली 112A में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अगर जो भी शेयर्स की कॉस्ट तो नॉर्मल होती है 112A में, लेकिन अगर इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 1 फरवरी 2018 से पहले एक्वायर करें, 1 फरवरी 2018 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर ऑफ, एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपए, सोच लो एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए प्रति शेयर, तो 100 रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 फरवरी 2018, तो मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 1 फरवरी 2018 को 150 रुपए है, और सेलिंग प्राइस है तुम्हारा 125 रुपए, तो लिखा है। और एफवीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 125 और 150, विच एवर इज लोअर 125, और इन दोनों में विच एवर इज हाइयर, तो वो हो गया आपका 125। देखो जरा, तो इक्विटी शेयर्स अगर 1 फरवरी 2018 से पहले लिए हैं तो एक्चुअल कॉस्ट, और सेकेंड आइटम विच एवर इज हाई, सेकेंड आइटम में फेयर मार्केट वैल्यू 1 फरवरी 18 को वो, और कंसिडरेशन यानी कि सेलिंग प्राइस, ये एफवीसी को लिख सकते हो सेलिंग प्राइस विच एवर इज लो, तो 150 और 125, 125 और 125 और 100 विच एवर इज हाई, 125 कॉस्ट ली जाएगी इस केस। आइए जरा, उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आपके पास है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, वो यहां पर आएंगे, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इधर आएंगे, या जीरो कूपन बॉन्ड है तो 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन विच एवर इज लो, और सारा लॉन्ग टर्म 20 पे, तो ये जनरल रेट लॉन्ग टर्म का।
ये जनरल रेट लॉन्ग टर्म। तो 1037 का लॉन्ग टर्म एग्जाम, 112 का लॉन्ग टर्म 1 लाख से ऊपर 10%, लिस्टेड सिक्योरिटीज का लॉन्ग टर्म, जीरो कूपन बॉन्ड्स का 20 और 10, उसके अलावा 20। आइए जरा हमारा लास्ट टॉपिक जो कैपिटल गेन में है वो है कैपिटल गेन में एग्जेम्पशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्पशंस का टॉपिक इसके अंदर नहीं है, तो हम इस एग्जेम्पशंस के टॉपिक को फिर कल अदर सोर्सेज के साथ करेंगे। ठीक है, डन। तो अभी मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो मेजर अमेंडमेंट आई है, वो मैं पॉइंट बता दूं। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, मैंने कहा था कि जब एक बार हम एक पॉइंट कर लेंगे जब करेंगे। आइए जरा, एक मेजर अमेंडमेंट आई है ये वाली, इसको पढ़िए जरा। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, fair market value on 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value wherever applicable of the asset on 1401। जस्ट रीड करिए इस लाइन को, रीड करिए जरा इस लाइन को, इसका मीनिंग बता दो। आइए सर, देखो गाइस, आपने कैपिटल एसेट एक्वायर करी है 15/12/2000, चलो 15/12/1995, 15/12/1995, ठीक है। और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू आपको ऑप्शन मिलेगी बच्चों, बिल्कुल मिलेगी, 1/4/2001 को 1.5 लाख। बताओ बेटा, अजम्पशन, टैक्स ट्रीटमेंट क्या, कॉस्ट क्या लोगे? वट विल बी द कॉस्ट यू टेक? सर कॉस्ट लेंगे विच एवर इज हाइयर। बिल्कुल सर, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 लाख और 1.5 लाख, विच एवर इज हाइयर। लेकिन केस 2 में अब नई जो अमेंडमेंट आई है उसमें कहा गया है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी देखेंगे। अभी तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल पे ली जाती थी 110% कंसेशन पर हो, लेकिन अब कह रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1401 1,40,000 है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू खरीदते वक्त भी देखी जाएगी। बेचते वक्त तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हाई लेते हैं, खरीदते वक्त लो लेते हैं, तो इसमें लिख दिया इफ market value, fair market value on 1401 exceeds SDV on 1401, अगर वो मिल रही है, उतनी पुरानी SDV है, if applicable, then FMV on 1401 cannot exceed SDV on 1401। यानी कि हम 1.5 लाख रुपए हमारी ज्यादा है ना 140 से, तो हम ये ज्यादा है ना, तो हम 150 नहीं लेंगे, 140 ही लेंगे मार्केट वैल्यू। यानी कि आप इसको कह सकते हो विच एवर इज लेस। अगर हम क्रक्स करें ना, क्रक्स, फेयर मार्केट वैल्यू 1401 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1401, विच एवर इज लेस, ये लेंगे। तो हम 150 को इग्नोर कर देंगे, 140 लेंगे। और हमारी एक कॉस्ट क्या है भैया? कॉस्ट हमारी थी 1 लाख, हम यहाँ पर हाइयर ले रहे थे 150 केस 1 में, केस 2 में हम 140 लेंगे। तो हर जगह गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है। केस 2 में हमारी एफवी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 लाख और 140 विच एवर इज हाई, दैट इज 1। जरा देखिए, तो अभी तक तो 50C सेक्शन लगता था और 50C कहता था स्टैम्प वैल्यू अगर 110% कंसिडरेशन से ऊपर है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। लेकिन हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कॉस्ट में भी डाल दिया गया है। अगर एसेट 1401 से पहले एक्वायर करी है और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी तक रह जाएगी। हाँ, अगर मेरा बच्चों यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होती फिर कोई दिक्कत नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो प्रॉब्लम। इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों अब कल की क्लास के अंदर फिर हम अब, क्योंकि वो अदर सोर्सेस
और कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पशंस और आगे के भी जो नोट्स होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कि क्लासेस में मैंने पहले कहा था 2 घंटे की रखनी है, उससे ज्यादा क्या होता है फिर आप ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टुमारोज एजेंडा माय डियर फ्रेंड्स विल बी टू स्टार्ट विद अदर सोर्सेज। आई विल सेंड अक्रॉस द नोट्स, मैं लिंक बना दूंगा और आगे के भी जो नोट्स होंगे वो सेशन नंबर पार्ट 4 नोट्स, ये पार्ट 3 था नोट्स का, आज पार्ट 4 भी कल अब आपको मिल जाएंगे। अब अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, प्लीज बताइएगा। अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। अभी कोई आपको प्रॉब्लम्स है प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज बताइएगा। चलिए देन आई सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज हमने कैपिटल गेन चैप्टर को 99% कवर कर लिया। टुमारो सेशन में वो जो नोट्स कुछ यहाँ पर आई थिंक आने रह गए, वो एग्जाम्पशंस वाले नोट्स वो, और दूसरा हमारा क्या कहते हैं IUS, और वी गेट सम मोर टाइम तो वी गेट सम अदर थिंग्स ऑल्सो। टेक केयर दोस्तों, या बेटर रहेगा हम IUS और इसको ही रिवाइज करेंगे कल, तुम्हारे मेजरली जो हेड्स हैं वो सारा रिवाइज हो जाएगा। टेक केयर दोस्तों, बाय, लव यू।